हेलो दोस्तों। हम लोग इस लेक्चर में पूरा फाइनेंशियल मार्केट को क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे। क्लियर है? सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है, इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसा है हमारा ये लेक्चर। क्लियर है? और हाँ, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसके खत्म होने के बाद क्या करना है, आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो। क्लियर है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को एकदम इजी तरीके से इस वीडियो में ही पूरा एंड कर देंगे। क्लियर है? तो बस आपको क्या करना है, पूरे हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा और पूरा कंसंट्रेशन लगाए रहिएगा। ओके, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है? अगर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एक मार्केट होता है। क्लियर है? तो यानी फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट होता है जहां पे विच फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ एसेट एंड एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी टू प्रोवाइड द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट हमारा ऐसा मार्केट होता है या फिर ऐसी प्लेस होती है जहां पे क्या फैसिलिटेट होता है, क्रिएशन ऑफ एसेट। क्लियर है? यानी ये हमारा कीवर्ड है, क्रिएशन ऑफ एसेट होता है, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी होती है। क्यों होती है? ताकि हम लोग प्रोवाइड कर सके शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। यानी कि जब एक बिजनेस फाइनेंस को अपने पास इन्वेस्टमेंट चाहिए रहती है, क्लियर है, तो वो जाता है मार्केट में ना। क्लियर? वो मार्केट में जाता है। उस मार्केट में होता क्या है, क्रिएशन ऑफ एसेट। यानी वहां पे एसेट का क्या होता है, क्रिएशन होता है। और एक्सचेंज होता है, सिक्योरिटी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे डिवेंचर वगैरह हो गया। क्लियर है? और उसके बाद क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है हमको शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। यानी कि शॉर्ट टर्म की बात किया जाए, कम समय के लिए बिजनेस क्या करता है, लोन लेता है या फिर इसको फाइनेंस किया जाता है छोटे समय के लिए, यानी 1 साल के अंदर के लिए। मीडियम की बात करते हैं 2 to 5 ईयर्स के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं, ये 5 से मैक्सिमम यानी 5 के एबव होता है, 5 ईयर्स के एबव होता है। क्लियर? जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म लोन पढ़े थे, मीडियम टर्म लोन लोन पढ़े थे और लॉन्ग टर्म लोन पढ़े थे ना। क्लियर है? शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो हमारे 1 साल तक के लोन होता है। मीडियम क्या होता है, जो हमारा 2 से 5 ईयर तक होता है। और जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है वो कितना होता है, हमारा 5 से एबव रहता है। क्लियर? 5 ईयर और एबव रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे हम लोग फैसिलिटेट करते हैं क्रिएशन ऑफ एसेट एंड एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी टू प्रोवाइड। यानी एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी कर क्यों रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग प्रोवाइड कर सके। क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इट मोबिलाइज फंड बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर। यानी ये क्या करता है, फंड को क्या करता है, मोबिलाइज करता है। यानी जो सेवर यानी जो सेविंग करते हैं। क्लियर है? यानी जो सेवर होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी सेवर और इन्वेस्टर का फंड को क्या करता है, मोबिलाइज करता है। यानी हम आज सेविंग करेंगे तभी तो कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। बिना सेविंग का क्या हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? तो यही बोलते हैं, जो सेवर होते हैं, जो सेविंग किए रहते हैं, वही क्या करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है हमारा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यानी जब हमारे फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, ये कितने टाइप्स होते हैं हमारे, 2 टाइप्स होते हैं। तो यानी सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, मनी मार्केट होता है, नेक्स्ट हमारा कैपिटल मार्केट होता है। क्लियर है? यानी जो हमारा 2 टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, एक होता है हमारा मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। तो यानी फाइनेंशियल मार्केट हम लोग क्या पढ़े थे, फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे हमारा क्रिएशन ऑफ एसेट होता है और एक्सचेंज होता है, हमारा सिक्योरिटी होता है। किस चीज के लिए होता है, फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस के लिए होता है। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा था, मोबिलाइज करता है फंड को, किसके बिटवीन मोबिलाइज करता है, सेवर एंड इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। इट लोकेट्स फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यानी हमारा जो फंड है उसको हम लोग क्या करें, सही जगह से, जहां से हमको रिटर्न ज्यादा है, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा क्या है, रिटर्न आए। क्लियर? उस जगह हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यानी कॉस्ट से हमारी जो कॉस्ट होती है, जो हमारी लागत होती है, उससे ज्यादा ही तो हमको रिटर्न की उम्मीद रहती है। तो यानी हमको फंड को ऐसी जगह क्या करना है, इन्वेस्ट करना है जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो। क्लियर है? अब हम लोग दूसरी क्या बात किया था, फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स होते हैं हमारे, मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। अब हम लोग इसकी फंक्शंस की बात करेंगे। अगर हम लोग फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, क्लियर, यानी फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये क्या करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। क्लियर? यानी ये क्या करता है, मोबिलाइजेशन करता है सेविंग और चैनलाइजिंग करता है, सेविंग को मोबिलाइजेशन करता है और चैनलाइजिंग करता है मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में। क्लियर? देखिए इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, आप फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म ऑल
perform the allocative function by linking the savers and investors, thus mobilizing saving and channelizing them into the most use of these idle saving। यानी जो हमारी सेविंग है उसको सही जगह से क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। क्लियर है? सेविंग हो गया, हमारा इन्वेस्टर्स हो गया, यानी ये सब क्या कर रहे हैं, ये सही जगह क्या कर रहे हैं, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इसको चैनलाइजिंग वाला क्या होता है, इसको मोस्ट यूज ऑफ आइडियल सेविंग, यानी इसको हम लोग क्या करें, बहुत अच्छी जगह से क्या करेंगे, हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे। समझ आ रही बात ना, जहां पे हमको रिटर्न ज्यादा है। दूसरा क्या, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। यहाँ पे फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी क्या लिखा है, द इंटरेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म हेल्प टू स्टेब्लिश प्राइस फॉर द ट्रेडेड फाइनेंशियल एसेट इन द मार्केट। यानी कि इसके बात करते हैं, जो इंटरेक्शन होता है किसके बिटवीन होता है, हाउस होल्ड में होता है और बिजनेस फर्म में होता है। ये दोनों क्या करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं एक प्राइस को, ताकि ट्रेडेड फाइनेंशियल एसेट इन द मार्केट, यानी जो हमारी सिक्योरिटी होती है, क्लियर है, जो हमारी सिक्योरिटी होती है कंपनी की, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ये तो हमारा हाउस होल्ड करता है और बिजनेस फर्म होती है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, उसकी ट्रेडेड प्राइस को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। यानी फाइनेंशियल एसेट, यानी सिक्योरिटी वगैरह होती है, कंपनी के शेयर्स वगैरह होते हैं, उसकी बात कर रहा है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश। यानी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हम लिक्विडिटी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि जो लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, यानी फाइनेंशियल एसेट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एज अ फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यानी हम लोग जो फाइनेंशियल एसेट होता है हमारा, क्लियर है, जो हमारा फाइनेंशियल एसेट होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच के हम लोग उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज को बेच के जब हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी यही बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, यानी जो हमारा फाइनेंशियल एसेट होता है, तो यानी जो हमारे पास सिक्योरिटी है, मान लीजिए हमारे पास सिक्योरिटी है किसी कंपनी की, या किसी कंपनी की फाइनेंशियल एसेट है, क्लियर है, तो यानी इसको हमको अब क्या करना है, अब हमको कैश की जरूरत पड़ गई, तो हम लोग उसको जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे। यानी फाइनेंशियल मार्केट में ही तो होता है, वहां पे सिक्योरिटी बेची जाती है, लोन वहां पे फाइनेंस किया जाता है बिजनेस को। यानी वो एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी होती है, बिजनेस फाइनेंस होता है, क्लियर है। तो यही बोल रहा है कि वहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल एसेट को लेके जाएंगे, तो वहां बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैश मिल जाएगा उस जगह। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडेड सिक्योरिटी एंड सेव टाइम, एफर्ट एंड मनी ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट। यानी कि हमको फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, वहां पे ऑलरेडी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लियर है। तो फाइनेंशियल मार्केट में हमको क्या मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसके बारे में, ट्रेडेड सिक्योरिटी बारे में, जो सिक्योरिटी हमारी ट्रेड कर रही है मार्केट में, उसके बारे में हमको पूरी इन्फॉर्मेशन जब ऑलरेडी मिल जा रही है, इजी तरीके से मिल जा रही है, तो वहां पे हमारा टाइम क्या होगा, सेव होगा। क्लियर है, टाइम सेव होगा तो हमारा एफर्ट एंड मनी होगा, वो बोथ द बायर एंड सेलर ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट। यानी ये बोल रहा है कि अगर हमारा सेलर हो या बायर हो, दोनों को इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट में इजी तरीके से मिल जाती है। क्लियर, आज जैसे हमको पता चल जाता है ना किस कंपनी का शेयर्स की प्राइस कितनी बढ़ी, कितनी घटी, तो ये सब हमको पता कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट की वजह से पता चल रहा है, क्लियर है। तो यानी फाइनेंशियल मार्केट में हमको सारी इन्फॉर्मेशन इजी तरीके से मिल जाती है। जब इजी तरीके से हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ट्रेडर सिक्योरिटी के बारे में, तो वहां पे हमारा समय बचता है, क्लियर। जब समय बचता है तो हमारा बायर और जो सेलर होते हैं उनका टाइम का वो इफिशिएंट तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हर एक चीज, क्लियर है। तो यानी अब हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट क्या होता है ना, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट खत्म हो गया, ठीक। तो यानी फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यानी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में क्या लिखना है हमको, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू अ मोस्ट प्रोडक्टिव। यानी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सेविंग और सेविंग को क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, उसका चैनलाइज करके उसको मोस्ट प्रोडक्टिव जगह क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। क्लियर, जो आज हमारी सेविंग है, तो हम कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यानी हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग ऐसी कोई फालतू शेयर्स में तो करते नहीं है, हम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर कोई अपनी सेविंग को ऐसी जगह यूज करना चाहता है जहां पे क्या हो, उसको पता चल सके कि सही जगह वो यूज कर रहा है, क्लियर है। हमको पता रहता है किस कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी है कितनी नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है ना, ये किसकी वजह से मिल रही है, फाइनेंशियल मार्केट की वजह से मिल रही है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी। यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी यानी प्राइस डिसाइड करता कौन है, यहाँ पे हमारा बिजनेस भी करता है और हाउस होल्ड दोनों मिलकर करते हैं, क्लियर है। जैसे किसी शेयर्स की डिमांड की बात करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, क्लियर है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल एसेट, जो सिक्योरिटी हमारी है बिजनेस की, उसको हम लोग मार्केट में जाके, फाइनेंशियल मार्केट ऐसी जगह होती है जहां हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल एसेट, अपनी सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और कैश में कन्वर्ट कर लेंगे इजी तरीके से, ओके। दूसरा क्या हमारा, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बात करते हैं, ये हमारा कॉस्ट यहाँ क्या होती है,
सस्ती पड़ती है, यानी कॉस्ट क्या होती है हमारी कम पड़ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर हमको कहीं जैसे हम लोग कहीं अननोन मार्केट में गए तो वहां पे हमको रिसर्च करने में बहुत टाइम वगैरह नहीं लग जाता, पता करने में हर एक चीज। मगर हमको अगर उस मार्केट के बारे में ऑलरेडी पता, सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वहां पे हमारा समय, पैसा, सब कुछ क्या होगा, बचेगा। उसी तरह हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट में हमको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो सेलर और बायर को क्या होता है, सारी चीजें इजीली क्या होती है, एक्सेस हो जाती है इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मनी मार्केट, यानी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स की, मनी मार्केट की बात करते हैं। तो मनी मार्केट होता क्या है? अगर मनी मार्केट की बात करते हैं, इट इज अ मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। यानी मनी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील करता है। क्लियर है? यानी कम समय वाली सिक्योरिटी। क्लियर है? वो ऐसी सिक्योरिटी डील करता है जो थोड़े समय के लिए होती है। वो जो मेच्योरिटी पीरियड मतलब क्या होता है उसकी, एक्सपायरी समझ लीजिए। मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, यानी जो सिक्योरिटी हमारी, क्लियर है, जो सिक्योरिटी हम लोग परचेज करते हैं, या हमारी सिक्योरिटी की मेच्योरिटी पीरियड कितनी होती है, 1 साल से कम होती है, उसको हम लोग कहाँ डील करते हैं, मनी मार्केट के अंदर डील करते हैं। क्लियर है? यानी मनी मार्केट कोई पूछेगा होता क्या है, तो मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील करते हैं, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड क्या होती है हमारी, लेस देन 1 ईयर होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यानी अब मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेजरी बिल की, बात करते हैं ट्रेजरी बिल की बात करते हैं। ट्रेजरी बिल ऐसा बिल होता है जिसको आरबीआई इशू करती है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यानी कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है आरबीआई इशू करके। यानी कि गवर्नमेंट इशू करेगी नहीं, तो उसके गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता कौन है, आरबीआई करती है, गवर्नमेंट के नाम पे। क्लियर है? उस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोलते हैं। क्लियर है? ट्रेजरी बिल होता क्या है, ये ऐसा बिल होता है जिसको इशू करती कौन है, आरबीआई करती है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? उसका ड्यूरेशन क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, मनी मार्केट में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वो हमारा लेस देन 1 ईयर का होगा। क्लियर है? मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट की हमारी ड्यूरेशन की बात करते हैं, वो सारे 1 साल के अंदर के होते हैं। तो यानी हम लोग बात करते हैं ड्यूरेशन की, ट्रेजरी बिल की, तो ट्रेजरी बिल का ड्यूरेशन क्या होता है, 14 to 365 डेज, यानी 14 दिन से 365, यानी 1 साल के अंदर तक का होता है। क्लियर है? इसका पर्पस क्या होता है, ट्रेजरी बिल हम लोग जो इशू करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, टू फिलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स। यानी कि कभी कभी होता नहीं, हमको शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में हमको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस होता है। तो वो शॉर्ट जो हम लोग पढ़े थे ना, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग पढ़े थे बिजनेस ओ उसमें, फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ क्या होता है, शॉर्ट सन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और क्या होता है हमारा, लॉन्ग टर्म। क्लियर है? अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ये लेस देन, यानी वो सारी चीजें, यानी वो सारी इंस्ट्रूमेंट, यानी वो सारी सिक्योरिटी जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। क्लियर है? अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, यानी वो सारी सिक्योरिटी ना, शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो यानी शॉर्ट टर्म हमारे क्या होता है, वो लेस देन 1 ईयर वाली सिक्योरिटी होती है। ये डील कहाँ होती है, डील इन मनी मार्केट। क्लियर है? यानी मनी मार्केट की जितनी भी चीज होगी वो हमारी कितनी होगी, 1 ईयर के अंदर ही की होगी, उसकी मेच्योरिटी पीरियड या ड्यूरेशन। क्लियर है? तो यानी कि ट्रेजरी बिल की बात करते हैं, आरबीआई इशू करती है, किसके बिहाफ पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है। ड्यूरेशन क्या होता है, 14 to 365 डेज होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस करने के लिए होता है इसका पर्पस। क्लियर है? दूसरा क्या हमारा कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल पेपर की बात करते हैं, लार्ज एंड क्रेडिट वॉर्थी कंपनी। क्लियर है? ये कौन करता है, हमारा लार्ज, बड़ी कंपनी करती है, या फिर क्रेडिट वॉर्थी कंपनी जिसका नाम बहुत बड़ा होता है, जिसकी क्रेडिट अच्छी होती है मार्केट में। क्लियर है? ये क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है हमारा, अगर हम लोग उसके ड्यूरेशन की बात करते हैं, इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसका ड्यूरेशन, और ये क्या है, पर्पस। तो यानी हम लोग इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, 15 to 365 डेज होता है। क्लियर? यानी आप देख रहे हैं ना, सारे जितने भी हमारे मनी मार्केट की चीजें होंगी, वो क्या होंगी, हमारे लेस देन 1 ईयर के अंदर की होंगी। क्लियर है? तो एंड सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड, यानी कोई कंपनी होती है, जब जैसे कोई कंपनी होती है जिसको वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था ना। क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या होता है, जो हमारा शॉर्ट टर्म मतलब जो होता है ना, डे टू डे बिजनेस के नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उसके लिए वर्किंग कैपिटल। तो यानी जब हमको छोटा मोटा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कमर्शियल पेपर क्या होता है, कोई कंपनी हमको इशू करती है, कितने ड्यूरेशन होता है, 15 to 365 डेज होता है।
क्लियर है। इसका पर्पस क्या होता है, सीजनल या फिर वर्किंग कैपिटल नीड्स होता है। सीजनल मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कुछ बिजनेस होता है, सीजनल होता है, अचानक से रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। क्लियर है। तो उसको क्या होता है, उसको नीड पूरी फुलफिल करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्या, हमारा वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है। यानी हम लोग इसको इशू करते क्यों है, समझ आ रहा है ना। कमर्शियल पेपर बात करते हैं, इसको इशू हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड्स क्या फुलफिल हो जाए। क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में यही है। दूसरा क्या है, कैपिटल कॉल मनी। कॉल मनी की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये बैंक इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। यानी ये एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है, इशू करता है। कॉल मनी की बात करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है, इशू करता है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है हमारी, 1 to 15 डेज होती है। क्लियर है। कॉल मनी की ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 to 15 डेज होती है। और ये क्या करता है, ये लोग इशू क्यों करते हैं, ये ताकि हम लोग सीआरआर को क्या करें, मेंटेन करें। सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर है। तो यानी कि अगर हम लोग कॉल मनी की बात करते हैं, कॉल मनी क्या होता है हमारा, इसको एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करता है, इशू करता है। उसका टाइम क्या होता है, 1 दिन, मतलब मिनिमम 1 दिन और मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए इशू करता है। और इसको इशू करने का पर्पस होता क्या है, ताकि कभी कभी होता है ना, किसी दूसरे बैंक को क्या होता है, सीआरआर मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे जरूरत होती है, तो वो एक दूसरे बैंक से क्या करता है, हेल्प लेता है। क्लियर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कॉमर्स, हम लोग बोलते हैं कॉल मनी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा क्या हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं, तो यानी क्या होता है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है। क्लियर है। यानी कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं। समझ आ रही बात ना। और इसके बाद इसका क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 91 डेज, मिनिमम 91 और मैक्सिमम 365 डेज। यानी कि ये 91 मिनिमम डेज होता है इसका, और मैक्सिमम 365 डेज तक के लिए इसको इशू करते हैं। इसको इशू करते क्यों है, ताकि हेल्प टाइट लिक्विडिटी पीरियड। क्लियर है। ताकि हमारा लिक्विडिटी के लिए करते हैं। क्लियर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन करता है, हमारा कमर्शियल बैंक करता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। क्लियर है। कमर्शियल बैंक करता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 91 to 365 डेज का ड्यूरेशन होता है। यानी एक साल के अंदर का ही ड्यूरेशन होता है। उसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि हम लोग हेल्प कर सके किसमें, टाइट लिक्विडिटी पीरियड में। क्लियर है। दूसरा क्या हमारा, कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, सेलर और बायर इशू करता है। क्लियर है। यानी सेलर इशू करता है किसको, बायर को इशू करता है। यानी कमर्शियल बिल एक ऐसा बिल होता है जहां पे हमारा सेलर किसको इशू करता है, बायर को इशू करता है। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है हमारा, 1 साल के अंदर तक का होता है। क्लियर है। ताकि क्यों करता है इसको, मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है। ताकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या करे, फुलफिल कर सके। तो यानी ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ट्रेजरी बिल होता है। ट्रेजरी बिल होता है, उसको इशू करता कौन है, इशू करता कौन है, उसको आरबीआई करती है। आरबीआई किसके बिहाफ पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करती है। और उसके ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन 1 ईयर के अंदर होता है, 14 days to 1 ईयर, यानी 365 डेज। क्लियर है। अब पर्पस क्या होता है ट्रेजरी बिल को इशू करने का, तो उसका पर्पस क्या होता है, हमारा जो शॉर्ट टर्म नीड होती है उसको फुलफिल करने के लिए होता है। क्लियर। यानी शॉर्ट टर्म के फंड की रिक्वायरमेंट हमको, इसलिए उसको इशू किया जाता है। दूसरा क्या हमारा, कमर्शियल पेपर होता है। कमर्शियल पेपर की बात करते हैं, ये इशू करता कौन है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्थी कंपनी। यानी जो बड़ी कंपनी होती है वो लोग इशू करती हैं। क्लियर है। 15 to 365 डेज के लिए करती हैं। और ये करती किस पर्पज से, ये वर्किंग कैपिटल की नीड्स के पर्पज से करती है। समझ आ रही बात ना। यानी ये सब शॉर्ट टर्म वाली चीजें हैं। तो इससे तो कोई एसेट खरीदेंगे नहीं हम लोग, तो यानी शॉर्ट टर्म वाली चीजों को ही फुलफिल करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, दूसरे से इशू करवाते हैं। क्लियर है। यानी कोई कंपनी जब इसको इशू करती है या कोई बैंक इसको इशू करती है, तो शॉर्ट टर्म फुलफिल करती है नीड्स को। क्लियर है। तो यानी ये दूसरी बात करते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन यानी कॉल मनी। क्लियर है। कॉल मनी की बात करते हैं, तो कॉल मनी कौन करता है, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है। यानी ये बैंक आपस में करते हैं इशू। क्लियर है। इसका इसका मैक्सिमम कितना दिन होता है, 15 दिन होता है। यानी कि ये 1 और 15 डेज, 1 to 15 डेज के अंदर इसका ड्यूरेशन होता है। और ये करते क्यों, इसका पर्पस क्या होता है, जब बैंक आपस में एक दूसरे से पैसा ले रहे हैं तो इसीलिए करते होंगे, ताकि टू मेंटेन सीआरआर। क्लियर है। दूसरा क्या हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बात करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बात करते हैं, ये कौन करता है इशू, हमारा कमर्शियल बैंक करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है हमारा, 91 to 365 डेज होता है। क्लियर है। 91 to 365 डेज होता है। और इसको किस पर्पज से करते हैं हम लोग, हाई हेल्प्स टाइट लिक्विडिटी पीरियड के लिए करते हैं। क्लियर है। हेल्प्स टाइट लिक्विडिटी पीरियड के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कमर्शियल बिल की बात करते हैं। कमर्शियल बिल कौन इशू करता है? एक सेलर करता है। किसको करता है? बायर को करता है, ताकि उससे बायर से वो फंड ले सके। क्लियर है? बायर से वो पैसा ले सके। क्यों लेता है? ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल, भाई एक सेलर है, उसको दुकान है, जैसे मेरी दुकान है, तो यानी मेरी दुकान में क्या करना है मुझे? स्टॉक मेंटेन करना है, या फिर डेली के जो खर्चे हैं। क्लियर है? तो मैं क्या किया? बायर से उधार ले लिया, बायर को इशू कर दिया, तो बायर से पैसा ले लिया मैंने। क्लियर है? तो यानी उसको ले लिया, अब उसको क्या करूंगा? अपनी वर्किंग कैपिटल को क्या करूंगा यहाँ पे? मीट करता रहूंगा। क्लियर है? यानी डेली टू डेली बिजनेस की जो नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए हमको कुछ छोटे अब ये बताइए, मेरे को बिजनेस के डेली खर्चे हैं, मेरा कोई भी बिजनेस उसके डेली खर्चे हैं, तो क्या मैं उसके लिए बैंक से लोन लूंगा? क्या लॉन्ग टर्म लोन लोन लूंगा क्या? नहीं, लॉन्ग टर्म लोन नहीं लूंगा। मैं क्या लूंगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का लूंगा, या फिर क्या करूंगा? अपना कमर्शियल बिल क्या करूंगा? इशू कर दूंगा, ताकि छोटा फंड आए हमारे पास, हम ताकि बेसिक नीड्स क्या हो बिजनेस की डे टू डे वाली उसको पूरा कर सके। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आपको यहाँ तक समझ आया हो तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। क्लियर है? तो यानी हमारा मनी मार्केट खत्म हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे? कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कैपिटल मार्केट। ठीक, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। इट इज अ मार्केट विच डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। क्लियर है? यानी डील किस में करता है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील करता है। क्लियर है? यानी इसकी हम लोग बात करते हैं, ये कैसा मार्केट होता है? जहां पे हम लोग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील करते हैं विथ अ मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। यानी हम लोग मनी मार्केट में क्या पढ़े थे? मनी मार्केट में हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील करते हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील करते हैं, और वहां पे मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 1 ईयर होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। मगर हम लोग कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। कैपिटल मार्केट में हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में डील करते हैं, और वहां पे मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? हमारा मोर देन 1 ईयर होता है। क्लियर है? तो यानी अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करता हूँ, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में के लिए क्या होता है हमारा? शॉर्ट टर्म के लिए हमारा मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट। क्लियर है? बट हम लोग यहाँ बात करते हैं, शॉर्ट टर्म हो गया, और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे कैपिटल मार्केट होता है। क्लियर? ये कैपिटल मार्केट में रेगुलेट होता है, और ये दोनों को मिला दो तो क्या बनता है हमारा? फाइनेंशियल मार्केट बनता है। फाइनेंशियल मार्केट। यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे कौन कौन आता है? मनी मार्केट भी आता है, कैपिटल मार्केट भी आता है। मनी मार्केट हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में डील करते हैं, जिसका ड्यूरेशन कितना होता है? मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? लेस देन 1 ईयर होता है। मगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट में हमारा मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, और जिसका ड्यूरेशन या मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? मोर देन 1 ईयर होता है। क्लियर है? तो यानी हम लोग इसके सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम लोग इसके डिफरेंस की बात करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की, तो यानी पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है? क्लियर? कौन कौन पार्टिसिपेंट होता है मनी मार्केट में? तो यानी यहाँ सबसे पहले क्या होता है? आरबीआई होता है, बैंक होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। क्लियर है? यानी मनी मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? आरबीआई होता है, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, या फिर वो कंपनी जो फाइनेंस करती है। क्लियर? फाइनेंस कंपनी होती है। तो यानी मनी मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? हमारा आरबीआई होती है, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और फाइनेंस कंपनी होता है। आप लोग मेरे साथ रिपीट किया करिए, बोला करिए, ठीक? क्लियर है? तो यानी कौन होता है? हमारा आरबीआई होता है, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और फाइनेंशियल कंपनी होती है। क्लियर है? तो यानी मनी मार्केट में इन्वॉल्वमेंट इतने लोग का होता है। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट में कितने लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा? यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, यहाँ पे भी बैंक का होता है, और कॉर्पोरेट एंटिटीज का होता है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है। यानी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो तो सिमिलर है, यानी यहाँ पे बैंक यहाँ पे भी होता है, बैंक यहाँ पे भी होता है कैपिटल मार्केट में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में भी होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट मनी मार्केट में भी होता है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा कैपिटल मार्केट में भी होता है। बस हमको दो याद रखने हैं कैपिटल मार्केट में, एक कॉर्पोरेट एंटिटीज होता है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्लियर है? तो यानी मनी मार्केट हमारा कौन कौन होता है? आरबीआई होती है, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और फाइनेंशियल कंपनी होती है, यानी फाइनेंस कंपनी होती है। नेक्स्ट हमारी कैपिटल मार्केट कौन होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी होता है, बैंक यहाँ पे भी होता है। यहाँ दो अलग कौन होते हैं? कॉर्पोरेट एंटिटीज होते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट हम लोग कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यानी क्या क्या चीजें यूज करते हैं जिसके बदले हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। क्लियर है? शॉर्ट टर्म के लिए तो यानी हम लोग यहाँ पे ट्रेजरी बिल को इशू करते हैं ना, ट्रेजरी बिल को इशू करते हैं, ट्रेड बिल को इशू करते हैं, ट्रेड बिल रिपोर्ट यानी, और दूसरा क्या? कमर्शियल पेपर को करते हैं। यानी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना ऊपर मीनिंग।
क्लियर है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करते हैं। क्लियर, यानी जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था वही उसी की बात कर रहा है। अब इस यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल मार्केट में हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। क्लियर है। तो यानी हम लोग मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, हमारा ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेड बिल्स रिपोर्ट होता है, कमर्शियल पेपर होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। मगर हम लोग कैपिटल मार्केट बात करते हैं, कैपिटल मार्केट आपको पता ही है किसके लिए होता है, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यानी मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में आती क्या क्या चीजें हैं। तो यानी यहाँ पे हमारा क्या आता है, इक्विटी शेयर्स आता है, डिबेंचर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है। जब इक्विटी आ गया, इक्विटी के साथ कौन आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, डिबेंचर आ गया। क्लियर है। तो यानी ये सब क्या है, इजी तरीके से याद कर लीजिएगा। समझ आ रही बात ना। बॉन्ड्स हो गया, यानी हम लोग जब कभी कहीं इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कहाँ करते हैं, या तो हम लोग इक्विटी शेयर्स में करते हैं, या फिर डिबेंचर बन के करते हैं, या फिर एज अ बॉन्ड करते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या हमारा, इन्वेस्टमेंट आउटलुट आउटलेट, यानी इन्वेस्टमेंट आउटलेट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट आउटलेट की बात करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की बात है यहाँ पे, यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे ट्रेजरी बिल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कम से कम हमको यहाँ पे 25,000, यानी 25,000 की रिक्वायरमेंट होगी तभी ट्रेजरी बिल क्या होता है, हमारा इशू होता है। क्लियर है। एंड इट्स मल्टीपल देयर ऑफ। दूसरी बात करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटलेट एज अ यूनिट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी लो। यानी हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग वो मनी मार्केट की बात करते हैं, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट आउटलेट हमारा हाई होता है इन कंपैरिजन टू हमारा फाइनेंस मार्केट के लिए। क्यों, इसलिए ना, अगर हम लोग बात करें ट्रेजरी बिल मुझे इशू करना है, तो मिनिमम हमारी कंडीशन जो है 25,000 का अमाउंट होना चाहिए। मगर हम लोग यहाँ इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, यानी इक्विटी वगैरह की बात करते हैं, डिवेंचर की बात करते हैं, या इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी हमारा जानते हैं किसी कंपनी के शेयर हमको 10 रुपए का भी मिलता है, 1,000 रुपए का भी मिलता है। क्लियर है। तो यानी ये 10 रुपए का भी मिल सकता है, 100 रुपए का भी मिल सकता है, 1,000 रुपए का भी मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं होता, यहाँ पे हमको कम रेट पे भी शेयर्स मिल सकता है। मगर वहां पे बात करते हैं मनी मार्केट में, तो यहाँ पे हमको फिक्स अमाउंट हमारा फिक्स है। जैसे मनी मार्केट में हमको कम से कम ट्रेजरी बिल को इशू करने के लिए क्या चाहिए, हमको 25,000 चाहिए। तो 25,000 10 रुपए के कंपेरिजन तो ज्यादा ही है ना। क्लियर, इसलिए बोला यहाँ पे क्या होता है, हमारा मनी मार्केट में हमारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे लो भी चल जाता है और हाई भी चल जाता है। क्लियर है। दूसरा क्या, ड्यूरेशन की बात करते हैं, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी डील करता है। तो मेच्योरिटी पीरियड कितनी होती है इसकी, लेस देन 1 ईयर, और इवन अ सिंगल डे। क्लियर, यानी एक सिंगल दिन के लिए भी क्या होता है, ये लिया जाता है, और साल भर के लिए भी लिया जाता है। मगर हम लोग यहाँ बात करते हैं डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसका मेच्योरिटी पीरियड हमारा कितना होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यानी मोर देन 1 ईयर होता है इसका मेच्योरिटी पीरियड। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, लिक्विडिटी की बात करते हैं। अब हम लोग लिक्विडिटी की बात करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड एज देयर इज अ रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी यहाँ पे हमको ये बोलना है कि हम लोग मनी मार्केट होता है, वहां पे हम लोग उसको कैश, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा, उसको कैश में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर है। तो यानी ये क्या होता है, हाईली लिक्विड होता है, यानी इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो चीज हमारी हाईली लिक्विड होती है, हाईली लिक्विड मतलब क्या होता है, वो इजिली कन्वर्ट हो सकती है कैश में। क्लियर, आसान तरीके से। देयर क्या, इसका क्या होता है, देयर इज अ रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी हम लोग क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं आसानी से। क्लियर, बेच दिया तो हमारे क्या हो गया, कैश आ गया। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट बेचा आपको, तो आपने मुझे तुरंत दे दिया पैसा ना। तो यानी कितना आसान है यहाँ पे ना, मैंने बेच दिया तुरंत पैसा आ गया। मगर हम लोग बात करते हैं यहाँ मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, दे कैन इजिली ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, बट कंपेरेटिवली लेस लिक्विड होता है। यानी ये बात करिए, मेरे पास रिलायंस का शेयर है। क्लियर, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, अब मुझे तुरंत उसको क्या करना है, मुझे पैसे जरूरत पड़ी, मुझे रिलायंस का शेयर तुरंत बेचना है। तो यानी इसको क्या करना पड़ेगा, हमको स्टॉक एक्सचेंज पे बेचना पड़ेगा। क्लियर है। स्टॉक एक्सचेंज का यूज होगा, वहां पे बेचना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, शेयर्स में डीलिंग होती है, शेयर्स वगैरह परचेज सेल ये सब होता है। क्लियर है। तो यानी वहां पे थोड़ा सा कम, लेस लिक्विड है। क्लियर है। हो जाएगा, मगर जितना आसानी से हमारा मनी मार्केट में होता है, उतना हमारा फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है, मगर उसके कंपेरिजन थोड़ा सा कम होती है। क्लियर है। दूसरा क्या, हमारा सेफ्टी की बात करते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमारा सेफ होता है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी हमारा कम समय का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेफ होता है। यानी हम लोग कम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेफ रहता है। बट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, रिस्की होता है, बिकॉज ऑफ लॉन्गर एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि ज्यादा समय वाली इन्वेस्टमेंट होती है, जितना ज्यादा समय तक हम लोग पैसा रखेंगे उतना ज्यादा डूबने का डर है। क्लियर है।
तो यानी इसका डिफरेंस बिटवीन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका डिफरेंस बिटवीन अगर आप पढ़ते हैं ना, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस देखिए, अगर आपको कभी कोई चीज पढ़ते हैं, आपको दोनों एक जैसी चीजें लगती हैं, जब आपको कोई चीजें जब टॉपिक में आपको सेम लगने लगते हैं, तो आप क्या करिए, उसका डिफरेंस बिटवीन बना दिया करिए। जब डिफरेंस बिटवीन बना देंगे ना, तो आपको की पॉइंट पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक उस टॉपिक से अलग। जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बात किया जाए, लगभग सेम होता है, मगर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट अलग होता है ना। कैसे हमको क्लियर हो जाएगा, जब हमको उसको डिटेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे। क्लियर है। हाँ, रिटर्न की बात करते हैं। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, मनी मार्केट सिक्योरिटी यील्ड कंपेरेटिवली लेस रिटर्न। अब ये बताइए, कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, मनी मार्केट में कम समय के लिए पैसा लगता है, तो यानी कम समय के लिए पैसा, तो रिटर्न भी कम मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी क्या होता है, हाई रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन होता है। जैसे हम लोग क्या किया, अगर हम लोग ने सेविंग अकाउंट खोलाया बैंक में, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, कम मिलता है बैंक में। बट अगर हम लोग एफडी खोलाते हैं 10 साल की, तो उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, हाई मिलेगा। क्लियर है। यानी जितना समय तक पैसा आप छोड़ेंगे मार्केट में, अपना पैसा जितना समय तक मार्केट में पैसा छोड़े रहेंगे, उतना आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। हाँ, रिटर्न जितना ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा रिस्क भी आपको मिलेगा। ये भी बात है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि रिस्क ना हो और क्या कहते हैं, हमको रिटर्न भी मिले नॉर्मल सा, तो अब हमारा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी ज्यादा सही रहता है। बट अगर हमको चाहिए, हमको रिटर्न खेलने, हमको हाई रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए, हमारे पास पैसा भी ज्यादा, और ज्यादा समय तक के लिए इसको छोड़ने के लिए रेडी है, और हम रिस्क भी झेल लेंगे, यानी हमको रिस्क लेने की आदत है, तो हमको क्या चाहिए, वहां पे हमको फाइनेंशियल मार्केट प्रेफर करेंगे। दूसरा क्या है, कैपिटल मार्केट इज फर्दर टू टाइप। अब कैपिटल मार्केट को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है। यानी कैपिटल मार्केट को भी फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो यानी अब सबसे पहले क्या है, हमारा प्राइमरी है और सेकेंडरी मार्केट है। तो यानी प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, प्राइमरी मार्केट डील्स विद द सिक्योरिटी विच आर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम द मार्केट एंड इट इज आल्सो नोन एज न्यू इशूअर मार्केट। यानी मान लीजिए मेरी कंपनी है, क्लियर है, से मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ, मेरी कंपनी है एच लिमिटेड। क्लियर है। अब मेरी कंपनी एच लिमिटेड, अब मुझे अपना मार्केट में शेयर इशू करना है। क्लियर है। यानी शेयर इशू तो हर कंपनी कभी ना कभी फर्स्ट टाइम तो शेयर इशू करी होगी। क्लियर है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है ना, हर कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है। हम लोग जैसे आप लोग सुनेंगे आईपीओ, किसी कंपनी का आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ आया ना, पेटीएम का आईपीओ आया, तो यानी क्या करी, वो फर्स्ट टाइम शेयर इशू करी है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आईपीओ नाम बोलते हैं। क्लियर है। समझ आ रही बात ना। तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे लोग शेयर इशू कर रहे हैं, तो यही बोल रहा है कि डील्स विद द सिक्योरिटी विच आर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। यानी जब कोई कंपनी अपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है मार्केट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। दूसरा क्या है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड इंडिविजुअल आर मेन पार्टिसिपेंट ऑफ द प्राइमरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट का पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है, हमारा बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, और म्यूचुअल फंड होते हैं। क्लियर है। तो यानी ये सब क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्लियर है। यानी प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है, ये जान लीजिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर जगह आएंगे। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट हर जगह रहेंगे। क्लियर है। हमको नया क्या याद रखना है, इंश्योरेंस कंपनी याद रखनी है, म्यूचुअल फंड याद रखना है, और इंडिविजुअल। समझ आ रही बात ना, ये मेन पार्टिसिपेंट होते हैं। समझ आ रही बात। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि किस किस मेथड से हम लोग उसको ला रहे हैं ना, फ्लोटेशन मतलब क्या है, किस किस मेथड्स को हम लोग ला रहे हैं मार्केट में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोग, मैं मान लिया किसी कंपनी का शेयर खरीदने गया, आईपीओ आ रहा है, तो वो कंपनी क्या करती है, जैसे मैंने पेटीएम का आईपीओ लेने गया, क्लियर, पेटीएम अपना आईपीओ लेके आ रहा है, जैसे मान लें यहाँ पे पेटीएम का कर रहा है, अपना आईपीओ लेके आ रहा है, तो पेटीएम एक डॉक्यूमेंट इशू करी होगी ना, अपनी कंपनी के बारे में डिटेल दी होगी। ये बताइए, जब हम लोग बिना डिटेल पढ़े किसी कंपनी में शेयर इशू कर देते हैं क्या, नहीं करते ना, अरे मतलब शेयर क्या हम लोग खरीद लेते हैं क्या, नहीं खरीदते हैं। तो ये बोल रहा है कि हम लोग शेयर खरीदने के पहले क्या करते हैं, उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं कि उसकी कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था, कंपैरिजन कराते हैं प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट था, वो कंपनी ग्रोथ ले रही है कि नहीं ले रही है। अगर ग्रोथ ले रही है तभी हम उसमें पैसा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। क्लियर है। तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी जब शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उसमें सारी डिटेल देती है। क्लियर है। तो यानी हम लोग बात करते हैं, ये पब्लिक कंपनी, देखो शेयर इशू करता कौन है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी करती है। पब्लिक कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। यानी अगर मैं बात करता हूँ एच लिमिटेड, लिमिटेड लगा तो जाहिर सी बात है कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, एच लिमिटेड, यानी ये मेरी कंपनी है एच लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, शेयर इशू किया।
क्लियर है। शेयर इशू करने से पहले क्या करूंगा, प्रोस्पेक्टस भेजूंगा। क्लियर है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा। इशू प्रोस्पेक्टस किसको करता हूँ मैं, पब्लिक को करता हूँ। क्यों, ताकि पब्लिक आए, हमारी कंपनी की सारी डिटेल पढ़े। जब डिटेल जाने की, कंपनी को हर एक चीज हमारी कंपनी के बारे, मतलब कोई पब्लिक हमारी कंपनी के बारे में हर एक चीज जानेगी। अगर उसको अच्छा लगेगा, फेवरेबल कंडीशन लगेगी, तभी तो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी। क्लियर है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे पब्लिक को। क्लियर है, तो यानी क्या होगा, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। और ये प्रोस्पेक्टस को हम लोग किसमें, न्यूज़पेपर में हम लोग एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट करते हैं ना। अब जाहिर सी बात है, पब्लिक क्या करती है, एडवर्टीजमेंट पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, न्यूज़पेपर। एडवर्टीजमेंट कहाँ करेंगे हम लोग, न्यूज़ पेपर में। क्लियर है, यानी एडवर्टीजमेंट हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते कि नहीं पढ़ते लोग। समझ आ रही बात ना, तो यही बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑफर फॉर सेल। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्या बोल रहा है, ऑफर फॉर सेल। यानी पब्लिक कंपनी क्या करती है, ऑफर सिक्योरिटी फॉर सेल टू ब्रोकर्स। यानी ये क्या करती है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पब्लिक को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसको दे रहे हैं, ब्रोकर को बेच रहे हैं। और इशूइंग हाउस एट एन एग्रीड प्राइस इन टर्न दिस इंटरमीडिएटली रीसेल देम टू द इन्वेस्टर। अभी तक हम लोग बात करते हैं ऑफर्स थ्रू प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट किसको कर रहे थे इशू, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ किसको इशू करते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पब्लिक को दे रहे थे। डायरेक्ट किससे हम लोग दे रहे थे, पब्लिक को दे रहे थे, डायरेक्ट पब्लिक को दे रहे थे। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पब्लिक देते हैं। मगर ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं, ऑफर फॉर सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएटरीज को दे रहे हैं। क्लियर है, यानी ब्रोकर वगैरह होते हैं, ये सब हमारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं। तो यानी हम लोग उनको बेच रहे हैं एक प्राइस पे, अब वो पब्लिक को बेचेंगे। क्लियर है, वो क्या बेचेंगे, पब्लिक को बेचेंगे। पब्लिक क्या होती है, इन्वेस्टर्स होती है। समझ आ रही बात ना, तो यानी इन्वेस्टर्स होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, सुनो, देखिए, अगर मेरी एच लिमिटेड है, ठीक, एच लिमिटेड कंपनी है, तो यानी मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोस्पेक्टस का यूज करता हूँ। यानी प्रोस्पेक्टस का यूज करके डायरेक्ट पब्लिक को इशू कर सकता हूँ ना। क्लियर है शेयर्स। मगर याद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएटरीज को दे सकते हैं। इंटरमीडिएटरी स्पेलिंग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, इंटरमीडिएटरीज को दे सकते हैं। इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं, उसको इसको यहाँ पे इन्वेस्टर को बेचते हैं। इन्वेस्टर्स पब्लिक ही होती है। क्लियर है, यानी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम लोग पब्लिक को डायरेक्ट बेच दें, या फिर इंटरमीडिएटरीज को दे दें कि भैया आप लोग बेचिए। हाँ, इंटरमीडिएटरीज को उसके बदले उनका कमीशन मिलता है। वो जितने ज्यादा शेयर्स क्या करेंगे, पब्लिक के बीच में हमारे बीच मतलब सेल करवाएंगे, वो उतना उनका क्या बनेगा, कमीशन बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा, प्राइवेट प्लेसमेंट है। मान लीजिए मेरी कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। क्लियर है, मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो यानी प्राइवेट कंपनी का आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है, या पब्लिकली इनवाइट नहीं करती है, एडवर्टीजमेंट नहीं कराती कि आइए मेरी कंपनी में शेयर्स लगाइए। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या करती है, पब्लिक, ये देखिए ऐसे सुनिए आप। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी जो होती है, वो शेयर इशू नहीं करती पब्लिकली, शेयर इशू नहीं करती पब्लिकली। क्लियर है, मगर वो क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि क्या करती है, पर्सन टू पर्सन जाके क्या करती है, अपने मार्केट में शेयर्स को बेचती है। क्लियर है, यानी ये बोल रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट मींस इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल। यानी कि बात ये होती है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग पर्सन टू पर्सन, यानी कुछ सिलेक्टेड पर्सन उनके पास जाके अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं। क्लियर है, उनके पास जाकर अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। मगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, वो पब्लिकली शेयर्स को इशू कर देती है। क्लियर है, तो यानी उनके जो उनके मतलब कि जितने उनके सब्सक्राइबर रहते हैं या सब्सक्रिप्शन जितने लोग लेते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो वो सबके पास नहीं जा सकती। मगर प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी आप लोगों ने पढ़ा था ना, मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं हमारे, मैक्सिमम हमारे 200 मेंबर हो सकते हैं। तो ये बताइए, जब मैक्सिमम हमारे 200 मेंबर हो सकते हैं, ठीक, यानी हमारी प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, तो 200 मेंबर से ज्यादा हम लोग बढ़ा नहीं सकते प्राइवेट कंपनी में। ये 200 मेंबर ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो काहे का पब्लिक इशू काहे नहीं करेंगे हम लोग, 200 मेंबर के पास जाएंगे हम लोग, ठीक, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट देंगे। मगर हम लोग पब्लिक कंपनी बात कर सकते हैं, वहां पे मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। क्लियर है, जब अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं वहां पे, तो यानी अब अनलिमिटेड मेंबर के पास तो हम लोग जाएंगे नहीं, तो इसलिए वो क्या करती है, पब्लिक इशू करती है थ्रू एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस। क्लियर है,
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट मीन क्या होता है, इशू और अलॉटमेंट ऑफ शेयर करते हैं सिलेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि हम लोग कुछ इंडिविजुअल को सेलेक्ट किए, उनके पास जाएंगे, उनको देंगे। क्लियर है। कंपनी प्राइवेटली एंड नॉट टू बी जनरल पब्लिक, यानी कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे प्राइवेटली लोगों के पास जा रही है, ना कि पूरे जनरल पब्लिक को बल्क में क्या कर रही है, उनको ऑफर दे रही है, नहीं। ये क्या जा रही है, हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल के पास जाएंगे और ऑफर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है, प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शंस होता है, रोक लगाई गई कंपनी से एक्ट अकॉर्डिंग कि वो शेयर्स पब्लिकली इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास क्या है, मैक्सिमम 200 मेंबर ही तो रख सकते हैं अपनी कंपनी में। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 मेंबर को ही रख सकती है। तो 200 मेंबर को रख सकती है, तो 200 मेंबर को पास जाना आसान है ना, 200 मेंबर के पास जाना तो आसान है, मगर अनलिमिटेड मेंबर के पास जाना आसान है क्या? प्राइवेटली नहीं है। इसलिए हम लोग पब्लिक कंपनी केस में क्या करते हैं, हम लोग शेयर्स इशू करते हैं मार्केट। क्लियर है। दूसरा क्या, राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू की बात करते हैं, रेफर टू इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन अकॉर्डेंस विद टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कंपनी। यानी अब या तो राइट इशू के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। यानी राइट इशू में ये होता है, जो हमारे रिमेनिंग शेयर होल्डर है, जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी का क्या हूँ, रिमेनिंग शेयर होल्डर हूँ। क्लियर है। मैं रिलायंस कंपनी का रिमेनिंग शेयर होल्डर हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी मैंने ऑलरेडी शेयर होल्ड करके रखा है, ऑलरेडी शेयर होल्ड करके रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, ऑलरेडी होल्ड करके रखा हूँ। तो रिलायंस मुझे वापस से, इसमें कंपनी क्या करती है, जो उनके पास क्या होता है, ऑलरेडी लोग होते हैं जो शेयर्स होल्ड किए हैं, उनको वापस से ऑफर देती है कि आप मेरे नए शेयर्स को परचेज कर लीजिए। क्लियर है। थोड़े कम प्राइस में करती है। जो कि 2 मिनट में चार्ज होगा। ठीक। तो यानी राइट इशू में क्या होता है, यहाँ पे रेफर टू इशू ऑफ न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग, यानी जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू शेयर दे रहे हैं। क्लियर है। यानी कि हम लोग नए लोग को नहीं बुला रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उन्हीं को वापस से क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। क्लियर, न्यू शेयर्स दे रहे हैं। तो यानी क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू बोलते हैं। ये हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, सॉरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। दूसरा क्या, ई आईपीओस। A company can raise fund by issuing capital to the public through the online system of stock exchange। जैसा आप सब जानते हैं, आज के टाइम पे क्या हो गया, सारी चीजें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई है। तो वही बोल रहा है, या तो हम लोग आईपीओ के थ्रू भी ला सकते हैं। समझ आ रही बात ना? यानी स्टॉक एक्सचेंज, क्या आप लोग स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं क्या शेयर खरीदने? नहीं, घर बैठे भी हम लोग शेयर परचेज कर सकते हैं। यही बोल रहा है। क्लियर है। तो यानी अगर हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन की, तो क्या है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है। हम लोग प्रोस्पेक्टस यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें पूरी कंपनी की डिटेल होती है, जो पब्लिक तक पहुंचाई जाती है, ताकि वो हमारे शेयर्स को क्या करें, होल्ड करें। दूसरा क्या होता है, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक कंपनी होती है, वो किसको ऑफर करती है, इंटरमीडिएटरीज को करती है। क्लियर है। इंटरमीडिएटरीज में कौन कौन आता है, ब्रोकर आता है आपका ना, इश्यूइंग हाउसेस आता है। क्लियर है। ये लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, आपके अग्रीड प्राइस पे शेयर आपसे खरीद लेंगे, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टर्स को बेचेंगे। क्लियर है। इन्वेस्टर्स बेचेंगे, उसके बीच में जो कमीशन होता है इंटरमीडिएटरीज वो रखते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर मेरी पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, तो मैं शेयर इशू कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्राइवेट कंपनी है मेरी, तो मैं प्राइवेट प्लेसमेंट दूंगा, लोगों के पास जाके सिलेक्टेड लोगों के पास जाऊंगा, उनको शेयर्स ऑफर करूंगा, खरीदते हैं तो ठीक, वरना मैं आगे दूसरे लोग को दूंगा। क्लियर है। दूसरा क्या है, राइट इशू। राइट इशू की बात करते हैं, या फिर मेरे यहाँ एग्जिस्टिंग ऑलरेडी मेरे पास क्या है, शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ऑलरेडी जो हमारे पास शेयर खरीदे थे वो है, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, नया शेयर्स भी बेचेंगे। भैया अभी आपने इतना होल्ड करके रखा, और होल्ड कर लीजिए। क्लियर है। ऐसे भी तो मैं फंड को रेज कर सकता हूँ। दूसरा क्या, आईपीओ के थ्रू कर सकता हूँ मैं, ऑनलाइन आप लोग जानते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी मार्केट हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी मार्केट। यानी सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये ऐसा मार्केट होता है जो डील करता है सेल एंड परचेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। यानी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जहां पे हमारा सिक्योरिटी कंपनी क्या होती है, यहाँ पे कंपनी जो होती है हमारी, देखिए जब हम कंपनी हमारी फर्स्ट टाइम अपनी शेयर्स को इशू करती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में करती है। मगर जब कंपनी हमारी एक बार सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू कर दी है, क्लियर है, अब वो क्या कर रही है, उसी को बेचा खरीदा जाए। जैसे रिलायंस कंपनी ने, क्या रिलायंस कंपनी बार बार शेयर इशू करती है क्या? नहीं। जो रिलायंस कंपनी का रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वही आपस में क्या करते हैं, खरीदते बेचते। जैसे क्या हुआ, मेरे को अभी रिलायंस का शेयर चाहिए, मैंने मोबाइल उठाया, रिलायंस का शेयर लेना, मुझे मोबाइल उठाया, मैंने क्या किया, परचेज कर लिया। यानी मैंने जब रिलायंस का शेयर को परचेज किया है, क्लियर है, मैंने रिलायंस शेयर जो परचेज किया, यानी किसी और पर्सन ने होल्ड किया होगा पहले से, तो वही तो मुझे बेचा है, रिलायंस कंपनी ने नहीं बेचा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन से डील कर रहे हैं। समझ आ रही बात है, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी बार बार शेयर इशू नहीं करती है, कंपनी एक बार शेयर इशू कर दी, क्लियर है, एक बार ओनरशिप डाइल्यूट कर दी है, अब जो शेयर्स रिमेनिंग होल्डर के पास है, ऐसा मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इसने शेयर इशू किया, ये पब्लिक है।
ये सब क्या है, पब्लिक है। क्लियर है, ये सब क्या है, पब्लिक, इसको शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है। ठीक, यानी रिलायंस पास ऑलरेडी इतने शेयर होल्डर है, यानी इतने ओनर है कहीं ना कहीं। क्लियर है, तो यानी अब रिलायंस बार बार शेयर इशू नहीं करेगी, जो इतने शेयर होल्डर है इनमें से किसी को सेल करना होगा। क्लियर है, और ये नॉर्मल पब्लिक जो होगी, और जो पब्लिक होगी अब ये इन्हीं से सेल करेगी। हाँ, जब सेल करेगी इन्हीं से खरीदे बेचेगी। ठीक, यानी जो ये शेयर होल्डर होते हैं यही अब क्या करते हैं, मार्केट में अपने शेयर बेचते खरीदते रहते हैं। क्लियर, रिलायंस अब कोई मतलब नहीं रहता। रिलायंस ने एक बार आईपीओ इशू कर लिया, उनके पास पैसा आ गया, रिलायंस कंपनी जब पैसा आईपीओ इशू करी होगी तो रिलायंस के पास क्या हो गया, पैसा आ गया सारा। समझ आ रही बात ना, अब जिन्होंने पैसा लगाया है वो अपने शेयर होल्डिंग किया है, वो अपनी शेयर होल्डिंग क्या करते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं, यही करते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेबी प्रिस्क्राइब द फ्रेमवर्क। क्लियर है, सेबी प्रिस्क्राइब द फ्रेमवर्क विथ इन विच ऑल द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। यानी क्या करती है सिक्योरिटी, सेबी क्या करती है यहाँ पे, प्रिस्क्राइब करती है, क्या करती है, फ्रेमवर्क करती है, यानी लीगल रूल्स बनाती है। विथ इन विच ऑल द सिक्योरिटी आर ट्रेडेड क्लियर एंड सेटल। यानी ये बोल रहा है कोई कंपनी कोई घोटाला ना कर दे। यानी भाई देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कितने लोग कितनी कंपनियों में शेयर्स इन्वेस्ट किए थे, शेयर में पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं, तो उनके साथ गलत ना हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है, सेबी आती है। ना, तो सेबी ये रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ताकि जो सिक्योरिटी ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में उसमें कुछ मतलब कि कुछ झमेला ना हो, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम ना राइज हो, या फिर हमारे जो शेयर होल्डर उनके साथ दिक्कतें ना हो। क्लियर है। दूसरा क्या, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ऑफ एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। यानी मैं जैसे बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे मैं रिलायंस कंपनी में क्या करना चाह रहा हूँ, शेयर इशू करना चाह रहा हूँ। ठीक, मैं रिलायंस कंपनी में क्या कर रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ। तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्लियर है, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ रिलायंस कंपनी में। जैसे मैं क्या कर बता रहा था, अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर बाय द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर है, तो यानी ये बोला जैसे मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेस करना चाहता हूँ, मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर परचेस किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कर रहा था। क्लियर है, मगर हम लोग बात कर रहे हैं मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मुझे क्या करना, अपने शेयर्स बेचना है, मुझे पैसे जरूरत है, शेयर बेचना है, मैंने बेच के डिस इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर है, यही बोला है, इट प्रोवाइड डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर बाय एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी होती है, आप डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर करते हैं कि सिक्योरिटी में। अब हम लोग उसके डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक ही है, डिफरेंस बिटवीन बहुत डिटेल में पढ़ा करिए आप लोग। डिफरेंस बिटवीन जितना आपका क्लियर होगा उतना आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। क्लियर है, यानी ये बोला प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के, इशू फॉर द फर्स्ट टाइम ना, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहां पे सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू होती है। मगर सेकेंडरी मार्केट बात करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एक बार इशू हो चुकी है, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी हमारी इशू हो चुकी है उसी को आप सेकेंडरी मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल परचेस होता रह रहा है, एक बार इशू हो गई, अब वो कहाँ डील होगी, सेकेंडरी मार्केट में होगी डील। क्लियर है, यानी ये बोला सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी ऑलरेडी क्या हो गया, इशू हो चुका है, उसी को डील किस में हम लोग कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हैं, सेल एंड परचेस में डील हो रही है। क्लियर है। दूसरा क्या, प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी ये बोला इस इशू डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर और थ्रू एन इंटरमीडिएटरी। यानी प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी, जब एक कंपनी शेयर इशू करती है या तो डायरेक्ट पब्लिक को कर देगी ना, या तो डायरेक्ट पब्लिक को कर रही है या फिर इंटरमीडिएटरी को कर रही है। क्लियर है, इंटरमीडिएटरी को करती है, इंटरमीडिएटरी डायरेक्ट इन्वेस्टर से करता है डील। क्लियर है, या फिर डायरेक्ट खुद पब्लिक से कर रही है। समझ आ रही बात ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट में बोलेंगे। मगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, यहाँ बिटवीन ब्रोकर्स के बीच में होता है, कंपनी यहाँ नहीं होती, कंपनी ने एक बार प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कर दिया, हो गया, अब कंपनी से कोई मतलब नहीं। अब जिसका रिमेनिंग जो एग्जिस्टिंग शेयर होते हैं वो कब मार्केट में घूमते रहते हैं, एक पर्सन खरीदा दूसरा पर्सन बेचा, कंपनी से कोई मतलब नहीं, कंपनी ने एक बार इशू कर दिया, अब जिन लोगों ने खरीदा है वो आपस में खरीदते बेचते रहते हैं। क्लियर है, तो उस केस में होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट में होता है। दूसरा क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रमोट्स डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। मगर यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ ट्रेडिंग क्या होता है, यहाँ पे बाइंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे सिर्फ खरीदा जाता है। यानी रिलायंस कंपनी में शेयर इशू किया अपना ना, फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट में रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किया, तो वहां पे लोग खरीद ही रहे होंगे ना, और कुछ कर रहे होंगे क्या, लोग खरीद ही रहे होंगे। पब्लिक क्या करेगी, ओनली खरीदेगी ना, रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किया तो लोग खरीदने के लिए रेडी हो गए। तो वहां पे क्या हो रहा है, ओनली सेल चल रहा है। पब्लिक क्या कर रही है, सेल, पब्लिक सिर्फ क्या कर रही है, परचेज कर रही है ना। यहाँ पे क्या, रिलायंस कंपनी सेल कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, सिर्फ परचेज कर रही है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सिक्योरिटी को परचेज किया जाता है। मगर सेकेंडरी मार्केट की बात किया जाए, यहाँ पे जैसे मैं, यहाँ पे क्या होता है, खरीदा बेचा दोनों जाता है। क्लियर है,
समझ आ रही बात ना, यहाँ पे बाइंग भी होता है और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के कई लोगों ने क्या किया, शेयर्स खरीद लिया। अब वो लोग आपस में बेचते खरीदते रहते कि नहीं बेचते खरीदते हैं? ये कहाँ खरीद रहे हैं, बेच खरीद कहाँ रहे हैं? सेकेंडरी मार्केट में। ठीक। जब रिमेनिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो आपस में शेयर बेचते खरीदते हैं मार्केट पे जाके, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन करता कौन है? मैनेजमेंट ऑफ इशूइंग कंपनी करती है। जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया जाता है ना, तो कंपनी डिसाइड करती है प्राइस। समझ आ रही बात ना, कि मैं अपना आईपीओ इतने प्राइस पे लेके आ रहे हैं। पेटीएम ने जैसे लेके आया था आईपीओ अपना, फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया था, तो वो सब कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं फर्स्ट टाइम। मगर जब एक बार मार्केट में आ गया शेयर, उसके बाद अब डिमांड और सप्लाई के थ्रू क्या होती है, उसकी डिसाइड होती है प्राइस। क्लियर? जैसे होता है ना, किसी कंपनी का शेयर गिर गया, क्यों गिर गया? कब किसी कंपनी का शेयर इसलिए गिर गया क्योंकि लोग उसकी डिमांड कम कर दिए हैं। ये लोग उसको खरीदना ही बंद कर दिए हैं, तो उसका दाम गिर गया, ऑटोमेटिक गिर गया दाम। क्लियर है? तो वो किसके थ्रू होता है? डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट से होता है शेयर प्राइस। क्लियर है? तो यानी हम लोग प्राइमरी मार्केट बात करते हैं, वहां पे शेयर्स की प्राइस डिसाइड करता कौन है? कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। मगर सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में लोग डिसाइड करते हैं। अगर लोग ज्यादा खरीदने के लिए रेडी किसी कंपनी के शेयर्स को, तो प्राइस महंगी हो जाती है। मगर लोग क्या करते हैं, खरीदना ही नहीं चाहते उस कंपनी के, सब बेच ही रहे हैं, सब बेच रहे हैं, तो वो सस्ती हो जाती है प्राइस वहां पे शेयर्स की। क्लियर है? दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, बस। समझ आ रही बात ना? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पढ़ लें, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या है हमारा? अब स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, ये क्या होता है हमारा? ये एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, जहां पे जो इनकॉर्पोरेटेड होता है और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी ये एक ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, जहां पे असिस्ट होता है, रेगुलेटिंग करता है, कंट्रोल करता है बिजनेस को, ताकि बाइंग और सेलिंग ऑफ जो सिक्योरिटी होती है उसको कंट्रोल करता है। यानी स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहां पे सिक्योरिटी को बाय और सेल किया जाता है, बस ना जाने। क्लियर? सिक्योरिटी क्या होता है? बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, जहां पे सिक्योरिटी को बाय और सेल की जो डीलिंग होती है, वहां पे सिक्योरिटी को वही किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। क्लियर है? यानी क्या बोल रहा है, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोलिंग करता है, और क्या करता है, बिजनेस को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डीलिंग सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी की जो जितनी भी डीलिंग होती है वो हैंडल करते हैं। यानी हम लोग शेयर्स वगैरह को परचेस कहाँ करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। क्लियर है? आप लोगों ने स्कैम देखा होगा ना, स्कैम। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है ना, उसके वर्क क्या है? तो यहाँ क्या करता है? प्रोवाइड लिक्विडिटी करता है एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। यानी मैंने रिलायंस कंपनी का ऑलरेडी शेयर परचेज कर लिया, अब मुझे बेचना है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा। क्लियर है? यानी हमारे शेयर्स को एक्सचेंज करता कौन है? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। समझ आ रही बात ना? अगर मुझे किसी पर्सन को शेयर बेचना है, समझ आ रही बात ना, ऑनलाइन भी बेचना है मुझे किसी पर्सन को शेयर, तो मैं क्या करूंगा? ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दूंगा ना, मतलब ऑनलाइन में डाल दूंगा कि मेरे को शेयर प्राइस बेचनी है, मैंने सेट कर दिया, मैंने जब बेचा तो तुरंत ही बिकता है। वो क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक ऐसे समझिए, इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज है, और ये क्या है? बायर, बायर ऑफ सिक्योरिटी, यानी जो सिक्योरिटी खरीदना चाहते हैं, ये बायर ऑफ सिक्योरिटीज है। और ये कौन है? ये सेलर है, सेलर ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है? तो यानी हम लोग बात करते हैं कि अगर जैसे किसी बायर को क्या करना है? सिक्योरिटी खरीदना है। क्लियर है? किसी बायर को सिक्योरिटी खरीदना है, तो सेलर, जैसे मुझे शेयर, जैसे मिस्टर ए है, उसको शेयर बेचना है, ठीक? तो उसने क्या किया? सेल किया स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज के पास बायर आया। क्लियर है? यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, ये दोनों डायरेक्ट नहीं बेच रहे एक दूसरे को, ये स्टॉक एक्सचेंज से होते हुए जाता है। समझ आ रही बात ना? जैसे हमने कहा कि मैंने 50 शेयर लगा दिए, मुझे 50 शेयर बेचने हैं अपने। क्लियर है? 50 शेयर मुझे बेचने हैं, तो किसी को यहाँ 20 खरीदने होंगे, किसी पर्सन को 10 खरीदने होंगे। जब इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? शेयर हमारा बेच देता है। समझ आ रही बात ना? यानी कि सेलर और बायर के बीच का जो, बीच में जो कंट्रोल करता है, सारी चीज रेगुलेट करता है, वो कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है। क्लियर है? समझ आ रही बात ना? सेलर बायर को कभी डायरेक्ट नहीं बेचता, सेलर क्या करता है? वो स्टॉक एक्सचेंज से होते हुए बायर के पास जाता है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे ऑनलाइन ही आप बेच रहे हैं। क्लियर है? तो यानी ये बोला है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। यानी कि नया किसी पर्सन को, जैसे मैं
क्या होगा, मेरे को शेयर खरीदना, इन्वेस्ट करना है, तो मैं गया शेयर, रिलायंस का शेयर परचेस करने के लिए रेडी हो गया। और कोई पर्सन बेचने के लिए रेडी होगा ना, इतने सारे लोग कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कोई शेयर बेच ही रहा होगा रिलायंस, जब कोई शेयर बेचेगा रिलायंस का, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मैं परचेस कर लूंगा। समझ आ रही बात ना, ये सब किसकी वजह से हो पाता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज की वजह से हो पाता है। वरना हमें पता कैसे चलेगा? आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हम लोग शेयर परचेस करते हैं ना, तो हमको उस पर्सन का नाम डिटेल कुछ नहीं पता होता, हमको सिर्फ शेयर आ गया बस, हमको इतना पता रहता है। उसकी डिटेल किसके पास जाती है, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है। क्लियर है? दूसरा क्या, हमारा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द शेयर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। यानी अगर मैं बात करता हूँ, कोई शेयर है, ठीक, किसी शेयर्स की डिमांड क्या है, कोई शेयर है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार लोग खरीदने के लिए ज्यादा तैयार है, जब कोई चीज ज्यादा लोग खरीदने तैयार होते हैं, कोई चीज ज्यादा डिमांड हो जाती है मार्केट में, वो चीज महंगी कर देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है, यानी यहाँ खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं। नहीं बेच, मतलब कि ये बोल रहे हैं, बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। समझ आ रही बात ना? जैसे हम लोग बात करते हैं कभी कभी का, तो ओनियन, ओनियन का प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओनियन की सप्लाई कम है, मगर खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, यानी बेचने वाले कम है और खरीदने वाले ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ओनियन की प्राइस बढ़ा दी जाती है। समझ आ रही बात ना? इसी तरह हमारा शेयर्स होता है, कि शेयर्स बेचने वाले कम लोग हैं, मगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो शेयर्स की प्राइस होती है, वो क्या होती है, बहुत हाई हो जाती है। क्लियर है? तो यानी ये डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट से क्या होती है, प्राइस डिसाइड होती है सिक्योरिटी की। दूसरा क्या, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रेड विथ इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द सेबी, यानी जब तक सेबी है तब तक कोई डर नहीं ना, आपका ट्रांजेक्शन क्या है, सेफ है। क्लियर? अगर कोई कंपनी घोटाला करती है तो सेबी है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, सेबी है। जैसे बैंक में लोग डील करते हैं ना, बैंक में बिना सोचे समझे क्या करते हैं, जाके पैसे सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, एफडी खुलवा लेते हैं। क्यों डलवाते हैं? क्योंकि आरबीआई है, बैंक को देखने के लिए कौन है, आरबीआई है। क्लियर है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंपनी है ना, कंपनी के शेयर्स है, क्लियर है, अब पब्लिक होल्ड करती है। अब ये कंपनी कहीं गलत ना कर दे लोगों का, ये कंपनी लोगों से गलत ना कर दे, इसको देखने के लिए कौन है, हमारा ये देखिए हाथ है, ये क्या है इसका, डंडा। क्लियर? ये स्टिक लिए खड़ा रहता है, ये कौन है, हमारा सेबी। अगर मैं सेबी की बात करता हूँ, सेबी एक ऐसा पर्सन होता है, जब कंपनी कुछ गलत करेगी ना, जब कंपनी कुछ गलत करेगी पब्लिक साथ, तो उसको डंडा लेके देखिए खड़ा है तुरंत। तो यानी सेबी क्या करती है, पब्लिक को बचाती है। क्लियर है? कहीं ना कहीं क्या कर रही है, बचा रही है। जैसे अगर नॉर्मल देखें, ऐसे देखिए कंपनी है, ये है सेबी है, डंडा लिए खड़ी है, और ये क्या है, पब्लिक है। क्लियर है? अगर ये कंपनी पब्लिक साथ कुछ गलत करती है, तो इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, सेबी करेगा। समझ आ रही बात ना? यानी सेबी का यही काम होता है, सेबी क्या करती है, इंटरेस्ट करती है प्रोटेक्ट, मतलब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन बना रहता है, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, चैनलाइज सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल एंड फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेविंग ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न ज्यादा आएगा, रिटर्न ज्यादा होगा तो हमारी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगा तो कंट्रीब्यूशन तो होगा ही ना हमारा कंट्री में। बस। दूसरा क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यानी बोला प्रोवाइडिंग कंसंट ना, प्रोवाइडिंग कंसंट इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी ट्रेडेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, एजुकेट इन्वेस्टर, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दी जाती है। क्लियर है? कोई भी पर्सन जब शेयर खरीदता है किसी कंपनी का ना, तो बिना इंफॉर्मेशन पढ़े नहीं खरीदता। क्लियर है? बहुत से लोग खरीद लेते हैं सुन के कि यार इस कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी, खरीद, ऐसा नहीं होता। कंपनी की इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल होती है वेबसाइट पे। क्लियर है? कंपनी की वेबसाइट पे जाइए आप, या सेबी क्या करती है, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस पढ़िए, तब शेयर खरीदा जाता है। क्लियर है? ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं, इन ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं, आउटक्राई ऑफ ऑक्शन सिस्टम, इन मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। यानी ये बोला ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं, अलग सिस्टम था। पहले आप जानते हैं ना, शेयर्स वगैरह खरीदते थे लोग, क्या करते थे लोग कि मतलब कि फिजिकली लोग खरीदते थे शेयर्स। क्लियर है? अगर ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं, लोग फिजिकली शेयर खरीदते थे ना। फिजिकली में क्या होता, कुछ दिक्कतें आ गई, जैसे मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर ए से शेयर खरीद लिया रिलायंस कंपनी का। क्लियर है? तो उसने क्या किया, फिजिकली जब शेयर हम लोग खरीदते थे, फिजिकली मिल के खरीदते थे शेयर, तो वो हमको एक सर्टिफिकेट देते थे। क्लियर? हमको एक कागज होता था, ताकि प्रूफ रहे कि हमने उस कंपनी का शेयर खरीदा है। क्लियर है? वो कागज जिसके पास होगा वो कंपनी का ओनर होता है, मतलब कि अपनी शेयर होल्डिंग का ओनर होता है। समझ आई बात ना? तो क्या होता है, तो कागज अगर खराब हो गया, सर्टिफिकेट खराब हो गया, तो क्या हो गया भाई, ओनरशिप चली गई हमारी अपनी।
समझ आ रही बात ना, इसलिए क्या हो गया, आप उसको ऑनलाइन कर दिया गया। मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है और सब स्क्रीन बेस्ड होता है। अगर हम लोग आज देखें, तुरंत इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मतलब कई तरीके का हमको सोर्स मिला है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सी कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी है। समझ आ रही बात ना, और कौन परसेंट, मतलब कि मार्केट में परचेस हम लोग ऑनलाइन थ्रू क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, बेच सकते हैं। समझ आ रही बात ना। तो यानी अब देखिए इसका एडवांटेज क्या क्या है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यानी जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है कंपनी के साथ, वो क्या होगा, हमारा ट्रांसपेरेंसी होगा। क्लियर है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन, यानी क्या होगा, इससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, आती है। यानी ये होता है सेबी की वजह से जो कंपनी अपनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है। क्लियर है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है कि कितना प्रॉफिट कमाई, क्या कमाई। तो कंपनी अपना प्रॉफिट बता क्यों रही है, क्योंकि सेबी की वजह से बता रही है। समझ आ रही बात ना। सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हैं तो पब्लिक को जानने का हक है कि आपका बिजनेस में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आपका बिजनेस किस पोजीशन पे है। दूसरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है तो आप देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या हो गए, ज्यादा हो गए, जिससे हमारी लिक्विडिटी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई है ना। पहले था जब हम लोग फिजिकली डील करते थे शेयर्स में ना, तो यानी कि अगर मुझे पैसे जरूरत है तो मैं सर्टिफिकेट लेके जाता था, घूमता था कि किसको बेचना है शेयर। अगर अच्छा मिस्टर ए बेचना चाहता है तो मैं उसके पास जाऊंगा, उसको शेयर दूंगा, उसके बदले पैसा लूंगा। लोग कितना लंबा प्रोसेस होता था। आज क्या हो गया, हमको शेयर बेचना है, पैसे जरूरत है, हम क्या किया, तुरंत ऑनलाइन बेच दिए शेयर। समझ आ रही बात ना। वेबसाइट पे मतलब ऑनलाइन गए, भेज दिए तुरंत। दूसरा क्या होगा, सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। यानी कि हमारा स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, यार ये स्टेप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हमको ट्रेडिंग करनी है तो क्या क्या हमारा सेटलमेंट प्रोसीजर होता है। क्लियर है। यानी ट्रेडिंग करते समय हमारा क्या क्या स्टेप प्रोसीजर होता है। यानी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर करना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पे हमको फर्स्ट स्टेप क्या आता है, फर्स्ट स्टेप, एन इन्वेस्टर नीड टू सेलेक्ट अ ब्रोकर हु इज रजिस्टर्ड विथ द स्टॉक एक्सचेंज एंड साइन अ ट्रेडिंग एग्रीमेंट विथ द हिम or her. He is also need provide information about his PAN number, birth date, and address, qualification, occupation, residential address, बैंक अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन। यानी ये बोल रहा अगर हमको ट्रेडिंग करनी है या फिर सेटलमेंट प्रोसीजर है तो सबसे पहला हमारा क्या रहता है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर होता है। यानी हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको एक ब्रोकर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है। अब ब्रोकर जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। क्लियर है। जब हम लोग पहले बात करते हैं, सेबी वगैरह आने से पहले ही बात करते हैं, सेबी जब हुआ नहीं करता था उस टाइम क्या था, ब्रोकर वगैरह रजिस्टर्ड नहीं होते थे, कोई भी ब्रोकर बन जाता था। मगर आज के टाइम की बात करते हैं, सेबी आने के बाद ब्रोकर क्या हमारा रजिस्टर्ड है। क्यों, क्योंकि वो भाग ना सके। क्लियर। अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो लोगों को ट्रस्ट बना रहा है। समझ आ रही बात ना। तो यही बोल रहा है कि जो हमारा ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर है। असाइन अ ट्रेडिंग एग्रीमेंट, उसके साथ एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। और वो ही इज आल्सो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, अपना पैन नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस। जब रजिस्ट्रेशन वो कराएगा या फिर आप उससे जब डील करेंगे तो क्या करेगा, वो हर एक चीज डिटेल देगा, सारी चीज की डिटेल देगा ताकि आपका एक ट्रस्ट क्रिएट हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, उसके बाद हमारा ओपनिंग डीमैट अकाउंट है। अच्छा ऐसा आप जान लीजिए, जैसे क्या होता है कि जीरोदा, ये सब कई सारे आप देखते होंगे, वो आपका क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऐप आता है ना, ये सब ब्रोकर ही होते हैं, एक तरीके के होते हैं, ब्रोकर होते हैं ना। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग डीमैट अकाउंट की बात करते हैं। डीमैट अकाउंट की बात करते हैं, पहले लोग जब फिजिकल शेयर परचेज करते थे, जब शेयर परचेज करते थे तो क्या होता था, फिजिकल कागज मिलता था, यानी फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, वो आपका प्रूफ रहता था कि आपने उस कंपनी का शेयर क्या किया है, परचेज किया है। बट आज के टाइम की बात करते हैं, अब क्या होता है, डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट की बात करते हैं, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट विथ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट अ बैंक अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन। यानी ये बोल रहा है कि हम लोग एक डीमैट अकाउंट, जैसे बैंक में अकाउंट खुलाते हैं वैसे हमारा डीमैट अकाउंट होता है, जहाँ पे हमारा शेयर्स आके क्या होता है, क्रेडिट होता है कि हमारे पास कितना शेयर्स, हमारे पास किस कंपनी का कितना शेयर्स है। क्लियर है। वो डीमैट अकाउंट यानी कि एक डिजिटल फॉर्म में रहता है। दूसरा क्या, यहाँ पे प्लेसिंग द ऑर्डर, यानी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन्वेस्टर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है विद द अपॉइंटेड ब्रोकर और ट्रेड इन सिक्योरिटी, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द नंबर एंड प्राइस एट विच द सिक्योरिटी मस्ट बी ट्रेडेड। यानी इसके बाद क्या करता है, वो एक ऑर्डर देता है। समझ आ रही बात है। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे अगर शेयर परचेज करना है तो मुझे ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर में आज के टाइम बात किया कई सारे ऐप हो गए हैं, जैसे हम लोग नहीं होता, ऐप के थ्रू हम डीलिंग कर रहे हैं। क्लियर है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके के ब्रोकर हो गए, उनको एक कमीशन चार्ज होता है, ये बात जान लीजिएगा, उनको कमीशन भी चार्ज होता है।
वो कमीशन मतलब हमसे लेते हैं। उसका तो हमने ब्रोकर ले लिया। अब वो ब्रोकर क्या करते हैं, आज के टाइम में बात किया जाए तो हम लोग जिस ब्रोकर ऐप में हम लोग क्या क्या रजिस्टर्ड कराए हैं, वही हमको डीमैट की अकाउंट खोलने की क्या करता है, हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। पहले क्या होता है, डिपॉजिटरी करते थे। मेन काम ये डीमैट अकाउंट खोलने का काम उसका है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट का है। बट अगर आज के टाइम क्या है, हर आदमी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि जो हमारा ब्रोकर होता है, वो सोचता है कि यार जब हमारे पास कस्टमर आया है तो हम क्या करेंगे, उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देंगे। यानी डीमैट उमैट वही खोला के दे देता है। दूसरा क्या है, जब हमारा डीमैट अकाउंट तो खुल गया, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कंपनी का हमको कितना शेयर्स परचेज करना है। दूसरा क्या, उसके बाद एग्जीक्यूट द ऑर्डर। द ब्रोकर गोज ऑनलाइन एंड एग्जीक्यूट द ऑर्डर मैचिंग द प्राइस एंड सिक्योरिटी नीडेड बाय द क्लाइंट। यानी कि क्या करेगा, वो ऑर्डर का करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और मैच करेगा प्राइस और सिक्योरिटी। यानी कि मैंने जो प्राइस डाली है उस प्राइस में कोई बेचने के लिए रेडी है क्या, ये रेडी होगा तो वहां से क्या करेगा, ब्रोकर हमारा परचेज करके हमको दे देगा। क्लियर है। कंप्यूटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, सी he issue a contract note to the instructor giving all the details of the transactions। क्लियर है। तो यानी ये क्या होगा, सारी डिटेल देगा आपको ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट क्या हमारा सेटलमेंट है। सेटलमेंट की बात करते हैं, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड अ डे बिफोर द फाइनल सेटलमेंट द इन्वेस्टर डिलीवर द सिक्योरिटी सोल्ड एंड मेक पेमेंट फॉर सिक्योरिटी विच परचेज विच इज कॉल्ड पे इन डे ऑन T+2। T+2 का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अब आज शेयर परचेज किया है, मैंने आज शेयर परचेज किया है। क्लियर, मेरा पैसा आज कट गया। समझ आ रही बात ना। शेयर परचेज मतलब पैसा हमारा कट गया, मगर बात करते हैं शेयर हमारे अकाउंट में क्या होता है, T+2। यानी कि या फिर ऐसा बोल सकते हैं, मैंने शेयर क्या किया, सेल किया। मैंने जब शेयर का सेल किया, मेरा शेयर सेल हो गया, मगर उसका पैसा जो होगा वो मेरा 2 दिन बाद अकाउंट में आएगा। क्लियर है, इसी को T+2 बोलते हैं। समझ आ रही बात ना। तो ब्रोकर जो हमको डिलीवर करता है पेमेंट, क्लियर है, वो कितने दिन में कहता है, T+2। T+2 मतलब 2 दिन की बात कर रहा है। समझ आ रही बात ना। यानी कि सेटलमेंट की बात करते हैं, मैंने जैसे मुझे शेयर सेल करना है, मेरे पास रिलायंस का शेयर था, मैं किसी को सेल करना चाहता, मैंने क्या किया, ब्रोकर के थ्रू क्या कर दिया, अपना शेयर सेल करा दिया। जब ब्रोकर ने मेरा शेयर सेल कर दिया तो मुझे पैसा मिलना चाहिए ना। पैसा मुझे ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, पैसा मेरे अकाउंट में 2 दिन बाद क्रेडिट होगा। क्लियर है। दूसरा क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी की बात करते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन की बात करते हैं, जितने हमारे फिजिकल शेयर थे। क्लियर है। डीमेटेरियलाइजेशन की बात करते हैं, जो हमारा फिजिकल शेयर होता है, फिजिकल शेयर होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। क्लियर, उसको डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। देखिए लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग द फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। यानी फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, उसको कैंसिल करके क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिजिटल फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया। क्लियर है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट 1966। यानी किस एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है ये, इंट्रोड्यूस हुआ था डिपॉजिटरी एक्ट 1966 अकॉर्डिंग कर रहा था। क्लियर है। यानी कि पहले लोग, जब मैं बताया था आपको ना, कि फिजिकल सर्टिफिकेट लोग लेते थे, फिजिकल शेयर परचेज करते थे। क्लियर है। मगर क्या होता, उस टाइम कई सारे डिसएडवांटेज थे, कि अगर वो खो गया, हमारा फिजिकल सर्टिफिकेट खो गया हमारा, तो शेयर्स भी चला गया हमारा। मगर आज के टाइम की बात करते हैं, सारी चीज किसमें, डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो कहीं खोएगी नहीं। क्लियर है। दूसरा क्या, हमारा वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट। यानी डीमैट अकाउंट की वर्किंग क्या होती है, आइडेंटिफाई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइदर बैंक और ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी ये आइडेंटिफाई करता है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइदर बैंक बैंक हो, या ब्रोकर हो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू द अदर डॉक्यूमेंटेशन लाइक पैन कार्ड। यानी ये बोल रहा है, जब हमको उसको ओपन करना रहेगा। क्लियर है। जब हमको हमको डीमैट कराना रहेगा, क्लियर, हमको डीमैट ओपन करना है, या फिर हमारा फिजिकल शेयर उसको डीमैट में डालना है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे और फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हमको पैन कार्ड लगेगा ना, फोटोग्राफ लगेगा, और कई सारी चीजें लगेगी। क्लियर है। फिजिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज गिवन टू द डिपॉजिटरी along with a डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। यानी ये बताइए, जैसे क्या हो गया, अब हमारा डीमैट अकाउंट आ गया। क्लियर है। मैंने मान लीजिए आज से करीब 20-30 साल पहले शेयर परचेज किया था। मैंने मान लीजिए 20 साल पहले क्या किया था, कोई शेयर परचेज किया था। उस टाइम डीमैट अकाउंट में कोई चीज होती नहीं थी। क्लियर। तो मेरे पास फिजिकल शेयर था। अब उस फिजिकल शेयर को मुझे आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाना है। क्लियर है ना। समझ आ रही बात ना। यानी कि मेरे को आज मेरा जो फिजिकल शेयर था, उसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये कौन करेगा, हमारा डिपॉजिटरी करेगा। ये काम कौन करता है, हमारा डिपॉजिटरी करता है। समझ आ रही बात ना। डिपॉजिटरी करता क्या, ये हमारा फिजिकल शेयर्स को किस में कन्वर्ट करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेगा। इट इन्वेस्टर प्लान
टू अप्लाई शेयर्स इन आईपीओ। अगर इन्वेस्टर प्लान किया है वो शेयर्स को वो अप्लाई करने के लिए, इसमें आईपीओ जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। तो यानी कि जब इन्वेस्टर प्लान किया है अप्लाई फॉर शेयर इन द आईपीओ, आईपीओ में शेयर्स करने के लिए, तो देन द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डीमैट अकाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर है, जब हम लोग एप्लीकेशन, जब कोई कंपनी, नई कंपनी है वो फर्स्ट टाइम शेयर इशू ला रही है, क्लियर, फर्स्ट टाइम जब शेयर लाती है कोई कंपनी, उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। जब हमको आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म में हमको क्या करनी पड़ती है, सारी डिटेल देनी पड़ती है। क्लियर है, द अलॉटेड शेयर ऑटोमेटिकली इट ग्रेडेड टू द डीमैट अकाउंट, यानी हम लोग जब सारी डिटेल दे देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो शेयर ऑटोमेटिक क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है हमारे डीमैट अकाउंट में। फिजिकल फॉर्म में तो अब शेयर मिलता नहीं है, अब किसमें होगा, हमारा डीमैट अकाउंट में क्या होगा, हमारा शेयर वहां क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, जैसे हमारे बैंक में पैसा आता है क्रेडिट होता है ना, वैसे हमारे शेयर्स का एक अलग से अकाउंट होता है। क्लियर है, उसमें हमारे उस अकाउंट में क्या होता है, शेयर्स क्रेडिट, जितना हम शेयर परचेज करते हैं उतना हमारे अकाउंट में शेयर क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं, इफ शेयर आर सोल्ड थ्रू अ ब्रोकर देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू बी डेबिट अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर। यानी ये बोल रहा है, अगर शेयर क्या करना चाहता है, हम सोल्ड करना चाहते हैं, क्लियर है, अगर हम इस लोग शेयर क्या करने हैं, बेच रहे हैं, ब्रोकर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने शेयर बेचना चाहते हैं, क्लियर है, तो वो क्या होगा, हमारा डीमैट अकाउंट से क्या होगा, शेयर डेबिट हो जाएगा। समझ आ रही बात ना? तब द ब्रोकर देन गिव्स इंस्ट्रक्शन टू डिपॉजिटरी टू डिलीवर द शेयर इनटू द स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बायर एंड पेज देम टू सेलर ऑफ सिक्योरिटी। यानी ये बोल रहा है कि अगर जब हमको सेल करते हैं, जब हम लोग अपनी सिक्योरिटी सेल करते हैं, तब हमारा डीमैट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर है, तब हमारे डीमैट अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। जब हम लोग शेयर परचेज करते हैं तो हमारे पास शेयर आ रहा है, जब हमारे अकाउंट में शेयर आ रहा है डीमैट में, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर है, तो यानी यही बोले, जब हम सेल करते हैं तो उसका पैसा रिसीव कौन करता है, ब्रोकर रिसीव करता है। जब ब्रोकर रिसीव करता है पैसा, वो आफ्टर वो कमीशन वमीशन काट के अपना, जब अपना कमीशन काट के क्या करता है, 2T+2 के टाइम में हमको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है पैसा। समझ आ रही बात ना? दूसरा क्या है, द इंटायर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड विथ इन द पीरियड ऑफ 2 डेज। यानी 2 दिन लगता है, पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में कितना दिन लगता है, 2 दिन लगता है। शेयर एंड रिसीट ऑफ पेमेंट बायर इज T+2 टाइम बेसिस सेटलमेंट। यानी जो हमारा सेटलमेंट होता है कितने में होता है, T+2 टाइम के बेसिस पे होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या होता है। अगर हम लोग डिपॉजिटरी की बात करते हैं, डिपॉजिटरी क्या होता है हमारा, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम, क्लियर है, टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज देती है। क्लियर है, यानी डीमैट अकाउंट है उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा। क्लियर है, ये वो कौन दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। यानी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोवाइड करती है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम देती है, ताकि आप जो हमारा डीमैट फॉर्म में जो आपकी सिक्योरिटी है उसको स्टोर कर सके। क्लियर है, अब दो टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, दो डिपॉजिटरी होते हैं हमारे, एक होती है एनएसडीएल होती है, एक सीडीएसएल होती है, एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड होती है, एक सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड होती है। क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड होती है, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड होती है। अगर हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, तो ये कौन होता है, इंटरमीडिएटरीज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टेड होता है डिपॉजिटरी से। दे एक्ट एज अ कनेक्ट पॉइंट बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। यानी एक इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी से कनेक्ट कराता कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कराता है। समझ आ रही बात ना? तो यानी डिपॉजिटरी की बात करते हैं, सबसे पहले डिपॉजिटरी की बात करते हैं। डिपॉजिटरी क्या होता है हमारा, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमको एक स्टोरेज दे रहा है, यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा शेयर है उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। अब ये दो टाइप्स होते हैं, एनएसडीएल होता है, सीडीएसएल होता है। क्लियर है, तो यानी अब हम लोग बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता कौन है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, वो पार्टिसिपेंट वो मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो होता है जो कि हमारा लिंक बनाता है, किसके बीच में बनाता है, लिंक बोल सकते हैं, या फिर हमको पॉइंट कनेक्ट कराता है, कनेक्ट पॉइंट बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। समझ आ रही बात ना? अब हम लोग पढ़ेंगे एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। नेशनल स्टॉक, अब यानी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया था, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है हमारा, सेलर से जो हमारा सिक्योरिटी सेल कर रहा है उससे शेयर उठाता है, और जो बाय करना चाहता है उसको बेच देता है ना। और जो खरीदना चाहता है उसकी उसकी ऑर्डर को क्या करता है, प्लेस करता है, जो बेचना चाहता है उसको ऑर्डर क्या करता है, कनेक्ट करा के क्या करता है, उसको सेल कराता है। यानी कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, एक सोर्स है, शेयर को खरीदने और बेचने का सोर्स कौन है, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर है, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, वो करता क्या है, वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज है, अब कोई शेयर सेल करना चाहता है तो वो क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास रिपोर्ट आएगी। क्लियर, अब कोई बेचना चाहता है, नहीं कोई खरीदना चाहता है। जब कोई सेल करना चाहता है और कोई बेचना चाहता है, समझ आ रही बात ना, जब उन लोगों का ट्रांजेक्शन क्या करती है, मीट कराती है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो दो ट्रांजेक्शन क्या करती है, आपस में मीट कराती है।
क्लियर है, कोई बेचना चाहता है, कोई पर्सन खरीदना चाहता है, दोनों को आपस में मिला क्या करती है, ट्रांजेक्शन करवा देती है। ये किसकी वजह से हैपन हो पाता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज की वजह से हो पाता है। क्लियर है, अब हम लोग बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इसकी बात करते हैं, ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1992 में हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज रिकॉग्नाइज एज स्टॉक एक्सचेंज होता है अप्रैल 1993। यानी कि इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब रिकॉग्नाइज किया गया था, 1993 में बात किया गया था। इट ऑपरेट इन होलसेल डेप्ट मार्केट, यानी कि ये होलसेल डेप्ट मार्केट में क्या करती है, ऑपरेट करती है, एंड कैपिटल मार्केट सेगमेंट। क्लियर है, यानी ये होलसेल डेप्ट मार्केट और कैपिटल मार्केट सेगमेंट क्या करती है, ये परफॉर्म करती है, ऑपरेट करती है। अब ये जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उससे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी स्टॉक एक्सचेंज को जो बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की, बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में। क्लियर है, मगर हमारे मेन कौन है, हमारे दो हैं। क्लियर है, एक हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रोवाइड अ नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं नेशन वाइज, यानी कि हम लोग अपनी कंट्री में कहीं से भी क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। यानी अगर ये बताइए हमारा स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज होता ही नहीं, अब हमको शेयर परचेज करना है। सोचिए अगर कंपनी रिलायंस, मतलब रिलायंस कंपनी मुंबई में है, सोचिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा शेयर परचेज करने के लिए ना। आज स्टॉक एक्सचेंज है तो इंडिया में हम लोग किसी भी कोने में बैठे हैं, किसी भी कंपनी का शेयर आज परचेज कर सकते हैं, किसकी वजह से कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की वजह से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सेटअप अ कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन, प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू द इन्वेस्टर्स। यानी क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इक्वली सारे इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक इन्फॉर्मेशन मिली ना, हमको किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सभी को मिल जाती है, सारे इन्वेस्टर को, जो इन्वेस्टर्स हैं सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन आती है। To set up an electronic trading system to provide a fair, efficient and transparent security market। यानी कि इसका मोटिव क्या होता है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, यानी जितना भी हमारे यहाँ ट्रेडिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, और सारी चीज क्या हो रहा है, सारा ट्रांजेक्शन का हमारा ट्रांसपेरेंसी के साथ है, यानी कि सब कुछ डिस्क्लोज है। दूसरा क्या है, टू इंश्योर दैट द सेटलमेंट साइकिल आर शॉर्ट। और इसको इसलिए भी लाया गया ताकि जो सेटलमेंट साइकिल T+2 थी, वो T+2 से और कम हो जाए। क्लियर है, T+2 जो अभी मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्लियर, T+2 में सारे सेटलमेंट होता है। तो T+2 में सारे सेटलमेंट होता है, सोचिए अगर ये स्टॉक एक्सचेंज होता है ना तो और टाइम लगता है। स्टॉक एक्सचेंज इस वजह से हमारा T+2 में क्या होता है, सारे सेटलमेंट हो जाता है। T+2 मतलब क्या है, 2 दिन के अंदर। दूसरा क्या है, टू इनेबल बुक एंट्री सेटलमेंट। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा बुक एंट्री सेटलमेंट होता है यहाँ पे। दूसरा क्या है, टू मीट इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड। यानी कहीं इससे क्या होता है, हमारा इंटरनेशनल बेंचमार्क स्टैंडर्ड क्या होता है, सेट होता है। समझ आ रही बात ना। तो यानी यही बोल रहा है, इसमें आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ लीजिएगा, इसमें कौन सा मेरिट्स। अगर मैं बात करता हूँ, ये बढ़िया है, ये इजी रहेगा आपका, ये बढ़िया रहेगा, और ये कर लीजिएगा, और ये लोग छोड़ सकते हैं आप। दूसरा क्या, मार्केट सेगमेंट ऑफ एनएसई, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या मार्केट सेगमेंट है। तो यानी इसमें क्या है, एक्सचेंज प्रोवाइड्स ट्रेडिंग इन फॉलोइंग सेगमेंट। यानी होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट होता है, और कैपिटल मार्केट सेगमेंट होता है। यानी सेगमेंट ऑफ एनएसई पूछेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आपका पूछेगा मार्केट सेगमेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, होलसेल डेप्ट मार्केट बोल सकते हैं, या फिर कैपिटल मार्केट सेगमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी इट इज द काउंटर मार्केट वेयर द बायर एंड सेलर सीक ईच अदर टू परचेज सेल सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कंपनी एज पर द कंडीशन। यानी ये बोल रहा है कि इसमें बायर और सेलर क्या होते हैं, वो ईच अदर क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। क्लियर है, स्मॉल और मीडियम कंपनीज के, और टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। यानी स्टॉक एक्सचेंज दो हमारे क्या है, रजिस्टर्ड है और मेन है। क्लियर, सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हमारे दो हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है। क्लियर है, यानी बात करते हैं, इट वाज एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, यानी एशिया का क्या है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था। इसको स्टेब्लिश कब किया गया, 1875 में किया गया। और ये प्रोवाइड क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, फंड को या अपने कैपिटल को क्या करता है, रेस कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। यानी कि हमको कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ाना है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको कैपिटल चाहिए। तो यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग कैपिटल को क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं। क्लियर है। परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन टू बीएसई वाज ग्रांटेड एज पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956। यानी किसके अकॉर्डिंग चलता है, 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, efficient and transparent market for trade, trading platform for equities, ensure active trade,
सर्विस टू द कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी देखिए सेम है लगभग, अगर दोनों का बात किया जाए लगभग सेम है। देखिए सबसे पहला अगर कॉमन अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हमारा जो ट्रांजेक्शन हो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, क्लियर है, और हमारा जो हमारी जो क्या कहते हैं सेटलमेंट होता है वो कम से कम समय में हो, दोनों का मोटिव होगा, क्लियर है। और नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ट्रेड हो वो क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, समझ आ रही बात ना। तो यही सारी चीजें दोनों को सेम है, अगर आप दोनों के एडवांटेज में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, समझ आ रही बात ना, लगभग सेम है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लीजिए, आप दूसरे वाले में भी उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही बात ना। हाँ, अब वो नेशनल मार्केट, ये देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करता है, उसमें भी सेम ही था यहाँ पे ना, सारे पॉइंट सेम है, आप किसी एक का अच्छे से याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ किसकी बात करें, सेबी की बात करें। जैसे मैं सेबी की बात करता हूँ, सेबी क्या होता है हमारा, सेबी हमारा एक ऐसा पर्सन है जो स्टिक लिए क्या है, खड़ा है, समझ आ रही बात ना, ये पब्लिक को या इन्वेस्टर को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है, समझ आ रही बात ना, यानी कि कल को कोई कंपनी हमारे साथ फ्रॉड ना करिए, समझ आ रही बात ना, जब कोई कंपनी हमारे साथ फ्रॉड करेगी तो लोग सोचिए इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। तो यानी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको लाया गया, सेबी को लाया गया। तो सेबी की बात करते हैं, सेबी का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था हमारा, सेबी की स्टेब्लिशमेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, कब किया था, 12 अप्रैल 1988, क्लियर है। इसको स्टेचुटरी पावर कब गई थी, 1992 में दी गई थी, कौन दिया था, इंडिया पार्लियामेंट ने दिया था। सेबी हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका, मुंबई में है, क्लियर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। रीजनल ऑफिस कहाँ है उसका, न्यू दिल्ली में है और कोलकाता में है। अब बात करते हैं सेबी का वर्क क्या होता है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच एम टू प्रमोट, देखिए इसका एम क्या है, इसका एम टू प्रमोट ग्रोथ है ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एज वेल एज प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूम वो इन्वेस्टर्स, क्लियर है। यानी कि अगर हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी को बनाया किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, 12 अप्रैल 1988 में। उसका स्टेचुटरी पावर्स को कब मिली थी, 1992 में मिली थी, किसने दिया था, इंडिया पार्लियामेंट ने दिया था। और सेबी का हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुंबई में है। अगर उसके हम लोग किसकी बात करते हैं, हेडक्वार्टर के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं उसके, सेबी है हेडक्वार्टर एट द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पे है। उसके रीजनल ऑफिस की बात करते हैं, ठीक, तो न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और अहमदाबाद में, क्लियर है। तो यानी अगर हम लोग सेबी की बात करते हैं, अगर हम लोग सेबी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर मुंबई में है। रीजनल ऑफिस, ये रीजनल ऑफिस का कहाँ पे है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद, क्लियर है। और इसका मेन एम की बात करते हैं, क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, क्लियर है, यानी इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं रीजन फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी, यानी सेबी को लाने का रीजन क्या था, यही था ताकि जो हमारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा था वो क्या हो जाए, रुक जाए, क्लियर है। सेबी को लाने का रीजन यही था कि जो हमारे यहाँ गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे उसको रोकने के लिए, मॉल प्रैक्टिस इन ट्रेडिंग सिक्योरिटी, यानी जो धोखाधड़ी हो रहा था वो सब के लिए, क्लियर, रिगिंग ऑफ प्राइसेस हो गया, वायलेशन ऑफ रूल्स हो गया, यानी कि कोई कंपनी क्या करे, रूल्स नियम कुछ तोड़े ना, मतलब टोटली अगर सिंपल लेवल में बात किया जाए, सेबी को ला इसलिए गया था ताकि हमारे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, क्लियर है। हमारे इंटरेस्ट बड़े नादान होते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको लाया था, सेबी को लाया गया था। अब बताइए इंटरेस्ट, जो हमारा इन्वेस्टर्स उसको किस तरीके धोखा दे सकते हैं हम लोग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके दे सकते हैं, माल प्रैक्टिसेस करके दे सकते हैं ना, क्लियर है। ये देखिए लिखा है टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्या है, पर्पस और रोल ऑफ सेबी, सेबी का रोल क्या होता है ना, तो सेबी को हम लोग बात करते हैं ईश्वर की, टू द ईश्वर इट प्रोवाइड्स अ मार्केट राइजिंग फाइनेंस इन इजी एंड फेयर कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, यानी क्या करता है ये ईश्वर, क्या करता है ये ईश्वर को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मार्केट, एक मार्केट देता है ताकि आप अपने फाइनेंस को क्या करें, इजी और सही तरीके से और सस्ते तरीके से ना,
क्या करे, आप फंड को रेस कर सके। दूसरा क्या, इन्वेस्टर्स को क्या देता है ये, इन्वेस्टर देता है कि ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट, देखिए अगर सेबी की बात करें, सेबी किसके लिए काम करता है, ईश्वर के लिए भी करता है, इन्वेस्टर्स के लिए भी करता है और इंटरमीडिएटरीज करता है। अगर ईश्वर की बात करते हैं, कौन आता है, कंपनी वगैरह आती है, यानी एक कंपनी को सेबी क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि आप फंड को रेस कर सके सस्ते में और इजी तरीके से और फेयर तरीके से। क्लियर है। अगर बात करते हैं सेबी हमारा इन्वेस्टर्स के लिए क्या काम कर रहा है, जो पैसा लगा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहा है काम, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी आपने पैसा लगाया तो हमारी जिम्मेदारी है, आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्लियर। इंटरमीडिएटरीज की बात करते हैं, इंटरमीडिएटरीज की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, इनको कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मार्केट विद द एफिशिएंट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये बोल रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं ईश्वर की, तो ईश्वर को क्या कहते हैं, ईश्वर कौन होता है, हमारी कंपनी होती है जो शेयर को इशू करती है, तो उनको एक मार्केट दिए है, एक प्लेटफॉर्म दिए है ताकि आप फंड को रेस करिए सस्ते में और अच्छे तरीके से और फेयर तरीके से। क्लियर है। इन्वेस्टर को क्या किए हैं ये लोग, इन्वेस्टर को ये किए हैं कि आप पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए, हम हैं आपके साथ। क्लियर है। इंटरमीडिएटरीज का क्या है, इंटरमीडिएटरीज को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिए हैं, तो आइए आप अपना यहाँ पे अर्निंग करिए, सेल करिए, हमारे साथ काम करिए। क्लियर है। अब बताइए ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, यानी सेबी को लाने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा। क्लियर है। अगर हम सेबी की बात करते हैं, सेबी को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला हमारा क्या था, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर ना, यानी जो हमारे ब्रोकर हैं, देखिए ब्रोकर क्या कहते हैं, भाग ना जाए इसलिए उनको रजिस्टर करना पड़ता था, और अदर इंटरमीडिएटरीज को। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी कि स्कीम वगैरह का क्या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। दूसरा क्या, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर अंडर राइटर, यानी जो हमारे इंटरमीडिएटरीज जितने हैं वो लोग को क्या करें, उनके लिए रेगुलेशन बनाया गया है ना, यानी अगर उनके लिए रेगुलेशन नहीं बनाया गया तब तो वो अपने तरीके से काम करेंगे, और अपने तरीके से काम करेंगे तो पैसे के लिए क्या करेंगे, वो इन्वेस्टर को बेवकूफ बना सकते हैं, इसलिए इनके लिए रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा, हमारा सेबी भैया बनाएंगे। दूसरा क्या है, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, यानी जो टेक ओवर बिड्स होती है उसके लिए रेगुलेशन कौन बनाता है, कंपनी, वो सेबी बनाएगा। अंडरटेक इंस्पेक्शन कंडक्ट इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएट, यानी कि अगर ये बताए स्टॉक एक्सचेंज है, क्लियर है, अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूँ, कोई स्टॉक एक्सचेंज बेईमानी नहीं करे। क्लियर है। मेन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मुझे शेयर परचेज करना, मुझे शेयर सेल करना है, क्लियर है, तो यानी और किसी को बाय करना है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कराता है, हम लोग का ट्रांजेक्शन क्या करता है, मीट कराता है। क्लियर है। शेयर को बायर मिल जाए, बायर को सेलर मिल जाए, समझ आ रही बात ना, यानी बायर इजीली खरीद ले और शेयर, वो सेलर है इजीली शेयर को मार्केट में क्या करे, बेच दे। क्लियर है। तो यानी इस फंक्शन परफॉर्म करवाता कौन है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज कराता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज कहीं गलत ना करे इन्वेस्टर्स के साथ, क्लियर है, स्टॉक एक्सचेंज हमारा इन्वेस्टर के साथ गलत ना करे, उसके लिए सेबी आया है, समझ आ रही बात ना, सेबी आया है, तो यही बोल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा है वो काम जैसा काम कर रहा है, सारी रिपोर्ट किसको देगा, वो सेबी को देगा। सेबी क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज का रिपोर्ट मांगेगी कि आप कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कहीं आप प्रोटेक्ट, मतलब कि कहीं आप उसके इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज से खराब तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, चेंजिंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑपरेशन ऑफ द ऐप, यानी कि कितना फीस वगैरह क्या है, चार्जेस क्या है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, हमारा सेबी करेगा। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी ये सब किसके एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है सारा, हो जाएगा ना। चार्जिंग फी की बात करते हैं, यहाँ पे ब्रोकरेज का कमीशन वगैरह का रेट कौन डिसाइड करता है, हमारा सेबी करता है। अगर सेबी हमारा रेट डिसाइड नहीं करेगा तो ब्रोकरेज अपनी मर्जी से क्या करेगा, ब्रोकरेज चार्ज करेगा, ब्रोकर अपनी मर्जी से ब्रोकरेज चार्ज करेगा, इसलिए सेबी को क्या लाया गया है ना, कि सेबी एक मार्केट रेट डिसाइड करता है कि ब्रोकर कितना चार्ज करेगा कमीशन। समझ आ रही बात ना, ये क्या हमारा रेगुलेटरी फंक्शन है। और दूसरा क्या हमारा डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, हमको इन्वेस्टर और इंटरमीडिएट्स को क्या करना पड़ेगा, नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, समझ आ रही बात ना। नेक्स्ट क्या हमारा, कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिश इन्फॉर्मेशन रिलेटिव ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि मेरी कंपनी में, मान लो रिलायंस कंपनी मेरी है, मैं मार्केट में शेयर लेकर आया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि जितने इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है हमको। दूसरा क्या है, टेकिंग मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट थ्रू द एडॉप्टेशन ऑफ फ्लेक्सिबल अप्रोच, यानी क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कुछ ऐसा मेजर लेना पड़ेगा जिससे हमारा कैपिटल मार्केट क्या हो, डेवलप हो जाए। समझ आ रही बात ना। नेक्स्ट क्या हमारा, प्रोटेक्टिव फंक्शन, अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि हमारे यहाँ फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, इसलिए क्या लाया गया है, प्रोटेक्टिव फंक्शन लाया गया है। समझ आ रही बात ना। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी में कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे हो और रिलायंस कंपनी मुझे सारी डिटेल पता है, क्लियर है, तो यानी मैं क्या किया हूँ, अगर मुझे रिलायंस कंपनी प्रॉफिट पता चल गया कितना एक्चुअल प्रॉफिट है, तो मैं क्या करूंगा, सो मार्केट में रिलीज होने से पहले, यानी जो रिलायंस के बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्लियर है, जो रिलायंस का पोजीशन है, बैलेंस शीट है, वो मार्केट में लोगों को पता चलने से पहले मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा, लोगों के खरीदने से पहले शेयर खुद खरीद लूंगा सारा। समझ आ रही बात ना।
तो इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि कंपनी के कोई अंदर का आदमी जब इंफॉर्मेशन कंपनी की लीक करता है और उससे क्या होता है, हमारे इन्वेस्टर को इफेक्ट करता है। यानी कि मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव से रिलायंस कंपनी में काम कर रहा है, मेरा रिलेटिव से रिलायंस कंपनी में काम कर रहा है, और रिलायंस कंपनी में अचानक से रिपोर्ट आई कि रिलायंस कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली है, मतलब कमा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाई है। अब वो अपना स्टेटमेंट क्या करेगी, अपना अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करेगी, पब्लिकली डिस्क्लोज करेगी ना। तो इन्वेस्टर को पता लगे, तब इन्वेस्टर क्या करेंगे, शेयर्स परचेस करेंगे। समझ आ रही बात ना, जब इन्वेस्टर्स को लगे रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, पैसा और ज्यादा कमा रही है, प्रॉफिट और ज्यादा कमाने वाली है, तो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टर रेडी हो जाएंगे परचेस करने के। क्लियर है। मगर मेरा रिलेटिव्स क्या किया, पब्लिक में आने से पहले क्या किया, मुझे बता दिया सारी डिटेल। जब मेरा रिलेटिव्स मुझे सारी डिटेल बता दिया, तो मैं तो भाई लोगों से खरीदने से पहले क्या करूंगा, सारा शेयर मैं खरीद लूंगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, मार्केट खराब हुआ ना। समझ आ रही बात ना, अदर्स इन्वेस्टर सब गलत हुआ। क्लियर है। यानी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे पास आई और मैंने शेयर परचेज कर लिया। इसी को बोलते हैं क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो यानी कि इस पे पेनल्टीज वगैरह बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज लगती है। समझ आ रही बात ना, ऐसा कोई करता नहीं है। दूसरा क्या है, एजुकेट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट वो इन्वेस्टर्स को। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि हम लोग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है, इसको क्या करते हैं, हम लोग प्रमोट करते हैं। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी, यानी हमारे यहाँ क्या हो, स्ट्रिक्टली तरीके से क्या करें, मार्केट को रेगुलेट करें। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। सेबी हैज 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होता है ना, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड, जो हेड कौन रहता है वहाँ का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। इट इज एडवाइज एंड असिस्टेड इन पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी हम लोग बात करते हैं ये क्या करता है, ये एडवाइस करता है। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी होती है और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी होती है। अब देखिए एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होता है, एडवाइजरी नाम पता चला, ये क्या करता है, एडवाइस करते हैं। समझ आ रही बात ना। रूल्स रेगुलेशन पे क्या करते हैं ये लोग, एडवाइस करते हैं कि ये रूल्स कैसा है, सही है, इस पे क्या इफेक्ट करेगा, ये रूल सही है कि नहीं है पब्लिक के लिए। तो ये सब कौन एडवाइस करता है, हमारा एडवाइजरी कमेटी करती है। अब ये एडवाइजरी कमेटी को बनाने का मेन मोटिव क्या था, क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, एडवाइस करती है सेबी को ना, ताकि रेगुलेशन रिलेटेड, सेबी कोई भी रेगुलेशन से रिलेटेड क्या करती है, इसको एडवाइस करती है। दूसरा क्या है, सेबी ऑन डेवलपमेंट, ये एडवाइस करती है सेबी को डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट का डेवलपमेंट क्या होगा, ये सब सेबी को एडवाइस देती है। और ये एडवाइस सेबी को क्या देती है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी एज पर द प्रोविजन मेंशन इन द एक्ट, ये भी देती है। यानी ये क्या करती है, एडवाइस करती है सेबी को कि डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट होना चाहिए कंपनी का, किसके अकॉर्डिंग, एज पर द प्रोविजन मेंशन इन द एक्ट। नेक्स्ट क्या हमारा, टू एडवाइस सेबी इन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डील इन प्राइमरी मार्केट सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर हम लोग एडवाइजरी कमेटी की बात करते हैं, इसका काम क्या है, एडवाइस करना। तो ये कैसी कैसी एडवाइस, किस किस टॉपिक पे एडवाइस देते हैं। पहला क्या है, रेगुलेशन से रिलेटेड मैटर होगा उस पर एडवाइस देते हैं। दूसरा क्या है, प्राइमरी मार्केट के रेगुलेशन से रिलेटेड होगा, उस पर एडवाइस देंगे ना। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे एडवाइस देते हैं। क्लियर है। और क्या देते हैं हमारा, कि हम ऐसे ऐसे एडवाइस देते हैं जिससे हमारा प्राइमरी मार्केट क्या हो, सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो। सो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसको जरूर से जरूर अपने दोस्तों को करिए, शेयर करिए। क्लियर है। अगर और हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा यार। ठीक। थैंक यू।